हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का विजन आईएएस के मंथली मैगजीन डिस्कशन में। वी वर डिस्कसिंग द जून मंथ करंट अफेयर्स ऑफ 2023. In lecture 1 we have completed entire polity and governance section and आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे entire इंटरनेशनल रिलेशन पार्ट. बट स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आज आपसे आईआर के बारे में कुछ बेसिक डिस्कस करना चाहता हूँ. बेसिक क्यों? इसकी 3 मेन रीज़न है. फर्स्ट रीज़न तो ये है कि आज से पहले मैंने आपको किसी भी प्रीवियस डिस्कशन में आईआर के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया है. जिस तरह से मेरी वे है टीचिंग करने की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहता हूँ कि कुछ समय लेके पहले इंटायर बेसिक को समझ लेते हैं. दैट्स वाई फर्स्ट रीज़न इज़ दैट. सेकेंड ये कि जिस तरह की आईआर की अप्रोच यूपीएससी के लिए होती है उस तरह की वीडियो आई थिंक मैंने नहीं देखा है यूट्यूब पे. इट विल बी हेल्पफुल फॉर दोज पर्सन हु इज़ रिलायबल ऑन यूट्यूब. एंड थर्ड वन इज़ दैट ये मेरी पर्सनल मोटिव है कि आज के बाद आप जब कभी भी आईआर पढ़ेंगे ना, तो ये आपके सोल, आपकी आत्मा में फील होनी चाहिए. हाँ, कि इस मतलब कुछ डायरेक्ट वो आपके अंदर जाए और उस चीज़ को आप फील कर पाए, समझ पाए उस टॉपिक को. एंड फॉर दोज पीपल जो बेसिक नहीं जानना चाहते हैं, ओनली उसे ये मैगजीन कवर करनी है, तो मैं क्या करूँगा कि इस वीडियो के नीचे टाइम स्टैम्प लगा दूँगा. आप ये बेसिक पार्ट को स्किप करके डायरेक्ट आप जंप करके मैगजीन वाले पार्ट में आ जाएंगे. मुझे एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स अभी लगेगा, जिसमें हम लोग अभी 2 चीज़ कवर करेंगे. एक तो इंटायर बेसिक पार्ट को कवर कर लेंगे आईआर की, एंड सेकेंड एक सेक्शन जो होता है जो कि मैगजीन में दिया हुआ है, इंडिया यूएस रिलेशन. इससे टोटल 3 आर्टिकल है और रिसेंटली अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी विजिट भी किए थे यूएस. तो हम थोड़ा यूएस को काफ़ी डिटेल से समझेंगे कि फ्रॉम द पास्ट से लेके प्रेजेंट अभी टिल नाउ तक क्या क्या मेजर इवेंट्स हुई है. तो उन सभी चीज़ को हम लोग देखेंगे. तो थोड़ी और इससे आपको एक और अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि हम आईआर की किसी टॉपिक को कैसे प्रिपेयर करते हैं. मैं प्रॉपर अभी आपको माइक्रो नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊँगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि ये कैसे कंटेंट प्रिपेयर किया जाता है इंटरनेशनल रिलेशन में. तो ऑन दिस नोट लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन. एक चीज़ और देखो, यूपीएससी में कुछ भी पढ़ने से पहले जो है ना, आपकी ये धर्म बनती है. ये धर्म आपकी क्या बनती है कि ये धर्म है यूपीएससी की. कुछ भी स्टार्ट करने से पहले आपको 2 चीज़ें तो मस्ट देखनी है. फर्स्ट वन इज सिलेबस एंड सेकेंड वन इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. तो थोड़ी यदि हम देखें कि इंटरनेशनल रिलेशन की रेलिवेंस कहाँ है, तो सबसे पहले तो जब प्रीलिम्स का जो ये सिलेबस है, इस तरह से टोटल जो पेपर 1 है, पेपर 1 में जो फर्स्ट टॉपिक ही है जहाँ पे कि ये बात है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस. जो भी इंडिया के इंटरेस्ट को रेफर करता है उस तरह की करंट अफेयर्स हमें पढ़नी है और उसे जाननी है. तो इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस ऑफ करंट इवेंट्स इज़ नेसेसरी फॉर पेपर 1. एंड सेकेंड वन इज जब आप मेंस के सिलेबस में GS 2 को देखेंगे, यहाँ पेपर 3 लिखा हुआ है बिकॉज पेपर 1 होता है ऐसे, पेपर 2 इज़ GS 1 एंड पेपर 3 इज GS 2. एंड GS 2 के सिलेबस में मैंसनड है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन. इंटरनेशनल रिलेशन नीचे मैंसनड होती है टॉपिक नंबर 17, 18, 19 एंड 20, जिसमें कि बात किया जाता है कि इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन, हमारे पड़ोसी. देन आफ्टर ग्रुपिंग एंड एग्रीमेंट्स, देन आफ्टर पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स, एंड लास्ट इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस. तो ये दोनों तो हो गई सिलेबस की कहाँ पे ये जो है क्या GS में मेंशन्ड है और कहाँ पे प्रीलिम्स में. तो दोनों के लिए इंटरनेशनल रिलेशन इम्पोर्टेंस रखता है. कुछ यदि PYQ पे नज़र डाले तो किस तरह की क्वेश्चंस आती है, दैट इज़ फ्रॉम द ईयर 2013. तो ये तो गुजराल डॉक्ट्रिन है, बट लेकिन कुछ मेजर चीज़ें जो मुझे आज देखने को मिला, ये प्रीवियस ईयर
क्वेश्चन की जो PDF है इसे मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, सो दैट यू कैन एबल टू सी दिस। तो देखो करेंटली ये जो क्वेश्चन, मतलब सिर्फ आज आप यदि मैगज़ीन को भी काफ़ी डिटेल से पढ़ लेंगे तो इस मैगज़ीन के बाद आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। इतना अच्छे से कंटेंट अभी आपको मैगज़ीन में इटसेल्फ, विज़न के मैगज़ीन में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन को आज आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। देन आफ्टर दिस वन इज क्वेश्चन इज ऑल्सो कैन बी सॉल्वेबल फ्रॉम मैगज़ीन, एंड रेस्ट ऑफ दिस थिंग्स, दिस वन ऑल्सो एंड दिस वन ऑल्सो, ये सभी चीज़ के बारे में इस मंथ के मैगजीन में है। तो ये तो कुछ प्रीवियस ईयर है जो कि अभी तक IR में जितनी क्वेश्चन पूछी गई है, इसकी PDF में डाल दूंगा, आप इसे एक बार देख लेना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी IR के बेसिक पार्ट को। तो देखो यहाँ से सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि IR होता क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन क्या होता है। कि सिंपल सी बात है, स्टडी ऑफ रिलेशंस अमोंग स्टेट इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में जो भी कंट्री किसी भी कंट्री के इंटरेस्ट को इन्फ्लुएंस करता है तो उसके बीच के रिलेशंस को स्टडी करना, चाहे वो इन्फ्लुएंस डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, तो उसकी स्टडी कहलाती है इंटरनेशनल रिलेशन। ये तो सिंपल सी बात है। सबसे मेजर क्वेश्चन बनता है क्या, आखिर क्यों IR हमें क्यों पढ़नी चाहिए। तो वन थिंग ऑलवेज ट्रबल्ड ह्यूमन बीइंग, दैट इज वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट। आप आज से चले जाइए 100-200 साल पहले। उस समय क्या होता था, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास पावर रहती वो किसी भी कंट्री को अपनी कॉलोनी बना लेती। तो और जहाँ जिसकी इंटरेस्ट वायलेट होती वहाँ पे क्या होता, वार और कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता। ये फ्रीक्वेंट होता था, देश के किसी ना किसी, दुनिया के किसी ना किसी पार्ट में वार और कन्फ्लिक्ट चलता रहता। तो और हर इंसान की एक ख्वाहिश तो ज़रूर होती, चाहे वो कितना भी खून, हिटलर ही क्यों ना हो, उसे भी एटलीस्ट कुछ समय के बाद जो है ना पीस चाहिए होती है। तो हर कंट्री अपने आप को पीसफुल रखे, वार को अवॉइड कर सके, इसलिए हमें इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना ज़रूरी है, ताकि दो स्टेट के बीच एक बैलेंसिंग पावर बनी रहे। थर्ड क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि IR को कब, जो IR की जो स्टडी है वो कब से स्टार्ट होती है, मतलब लोगों ने कब IR को पढ़ना शुरू किया और उसके बारे में समझना शुरू किया। हालांकि बेसिक पार्ट में देखें तो ये तो सदियों से चली आ रही होगी कि कोई भी एक, मान लो जब, मतलब आज की बात नहीं कर रहे हैं, जिस एंशियंट टाइम से, मान लो ये कोई स्टेट रहता, ये दूसरा कोई स्टेट है, ये थर्ड वन स्टेट है, ये आपस में अपनी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखे, एक दूसरे को म्यूचुअल बेनिफिट हो, इसके लिए आपस में करते ही होंगे, कुछ ना कुछ पॉलिसी बनाते होंगे, कुछ ना कुछ फ्रेंडली रिलेशन रखते होंगे, कुछ अलायंस बनाते होंगे। बट मॉडर्न वर्ल्ड में हम लोगों ने IR पढ़ना कब शुरू किया, तो फ्रॉम 1648 का एक समय आता है कि जिस समय यूरोपियन कंट्री ने एक ट्रीटी साइन किया। दैट ट्रीटी नेम इज ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। यह ट्रीटी यूरोपियन स्टेट्स के बीच में हुई और इस ट्रीटी का मकसद यही था कि एक, मतलब टेरिटोरियल इंटीग्रिटी आए और पीस बनी रहे सभी कंट्री के बीच में। और पहली बार इसी ट्रीटी से, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से, जो कि यूरोपियन स्टेट्स के बीच साइन की गई, और इस समय एक कंसेप्ट निकल के आता है, स्टेट का कंसेप्ट डेवलप होता है। स्टेट मतलब क्या, स्टेट की डेफिनेशन को डिफाइन किया जाए तो यहाँ से पता चलता है कि स्टेट मीन्स क्या होता है, कोई भी एक ऐसी टेरिटरी हो, इस टेरिटरी में कुछ इंसान रहते हो, देन आफ्टर यह इंसान के बीच में, यह कंट्री के बीच में कोई एक गवर्नमेंट भी हो जो इस पॉपुलेशन को गवर्न करती हो, और दैट टेरिटरी इज़ टू बी सॉवरेन। सॉवरेन मीन्स उस पर किसी का अधिपत्य नहीं हो, वो अपनी फैसला लेने के लिए खुद सक्षम हो। मतलब इंटर्न, मान लो ये कोई कंट्री है, इस कंट्री के अंदर में पीपल
क्या काम करेंगे, उसे कैसे रहना है, उसे किससे बातचीत करना है, किससे दोस्ती रखनी, किससे दुश्मनी रखनी है, ये सभी यहाँ की जनता खुद तय करेंगे, मतलब यहाँ की गवर्नमेंट खुद तय करेगी। तो स्टेट का डेफिनेशन क्या हुआ कि एनी टेरिटरी विच हैज़ पॉपुलेशन, देन आफ्टर देयर इज गवर्नमेंट एंड दैट टेरिटरी इज टू बी सॉवरेन, तो उसे हम लोग स्टेट कहते हैं। और एक बार यूपीएससी ने स्टेट की डेफिनेशन भी पूछी थी, जिसमें कि यही कंसेप्ट था, और ये 4 ऑप्शन प्रीलिम्स में पूछा गया था कि स्टेट को कैसे डिफाइन किया जाए। तो स्टेट कंसिस्ट ऑफ टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड सॉवरेन, उसे होना चाहिए। तो इस समय ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से स्टेट का कंसेप्ट डेवलप होता है, और ये ट्रीटी इसलिए साइन किया गया टू इंश्योर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। ये सॉवरेनिटी बनी रहे सबकी, अपनी अपने अपने देश में सब खुश रहे, कोई उसमें इंटरफेयर ना करे, और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बनी रहे। लेकिन जब बात करें कि ये तो काफ़ी पुरानी डेट हो गई फिर भी 1648, लेकिन जब हम बात करें कि एकेडमिक्स के रूप में, मतलब जैसे कि यूनिवर्सिटी में हम लोग पढ़ते हैं, बड़े बड़े स्कॉलर्स उस पर बुक लिखते हैं, रिसर्च करते हैं, तो एकेडमिक्स वे में आईआर की जो इमरजेंस होती है वो होती है आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। कैसे वर्ल्ड वॉर वन के बीच में हुई, इसे समझते हैं। इसे समझने से पहले अब थोड़ी सी इंटरनेशनल रिलेशन की नेचर को समझते हैं कि कैसा होता है इंटरनेशनल रिलेशन का नेचर। देखो, एक लाइन में यदि बोला जाए तो जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसे कहता है क्या, पॉलिटिकल साइंटिस्ट उसे कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन इज एनार्किक इन नेचर। एनार्किक मतलब क्या, जहाँ पे कि अब्सेंस ऑफ पावर हो, अब्सेंस ऑफ अथॉरिटी हो। इसे बहुत ही आम भाषा में हम ऐसे समझ सकते हैं। अब्सेंस ऑफ अथॉरिटी का क्या मतलब हुआ, दैट इज एनार्किक का मतलब क्या हुआ। सपोज दैट अभी इंडिया में एक मणिपुर की घटना हुई, हालांकि ये तो बहुत बड़ी घटना है। सिंपल सी बात सोचो कि आप अभी क्या हो कि कुछ, आप कहीं पे भी हो, सपोज करो कि आपकी कोई बाइक है, वो बाइक क्या हो जाती है, चोरी हो जाती है। तो आप क्या करते हो, इसके बाद जाके आप पुलिस में क्या करते हो, कंप्लेंट रजिस्टर्ड करते हो। तो क्या पुलिस ने आपकी बाइक चुराई है? नहीं, बाइक कोई और चुराया होगा, बट आप पुलिस के पास जा रहे हो। क्यों जा रहे हो? बिकॉज पुलिस इज द पार्ट ऑफ स्टेट, पुलिस इज द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। तो इसमें क्या है, एंड हम जिस कंट्री में रहते हैं उसका हेड ऑफ स्टेट कौन है? गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट हमें ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है कि हम इस कंट्री के अंदर में सेफ रहेंगे। जब हमारे साथ कुछ अनलॉफुल एक्टिविटी होता है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? स्टेट की जिम्मेदारी है। इसलिए हम लोग डायरेक्टली स्टेट से क्वेश्चन करते हैं। क्यों करते हैं स्टेट से क्वेश्चन? बिकॉज स्टेट के अंदर में क्या है, एक अथॉरिटी होती है। अभी हमने स्टेट का डेफिनेशन देखा ना कि स्टेट में क्या होगी, एक गवर्नमेंट होगी। गवर्नमेंट मीन्स अथॉरिटी, जिसके ऊपर पूरी देश की जिम्मेदारी है। तो इसलिए हम गवर्नमेंट से क्वेश्चन करते हैं। बट क्या इंटरनेशनल रिलेशन में ऐसा कोई एजेंसी है, कोई इंटरनेशनल गवर्नमेंट है कि हम लोग मान लो डायल 100 किए और बोले क्या, हेलो इंटरनेशनल पुलिस, पाकिस्तान बदमाशी कर रहा है? हम तो ऐसे नहीं कर सकते हैं, हमारे पास ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, कि दैट इज़ एनार्की की नेचर, जहाँ पे किसी भी स्टेट को कोई रेगुलेट नहीं कर सकता है, उसके ऊपर की हायर अथॉरिटी नहीं है कि हाँ मान लो एक यहाँ पे एक मेन अथॉरिटी है, इधर चाइना है, इधर इंडिया है, यदि कुछ चाइना गलती करे तो ये इसको जाके पनिशमेंट करे। इंटरनेशनल अथॉरिटी इस तरह की नहीं है। हम बात कर रहे हैं किस समय की, तो 90s की बात कर रहे हैं, 1900 की बात कर रहे हैं। दैट टाइम उस समय ऐसा कोई इंटरनेशनल बॉडी नहीं था। तो सबसे बड़ी समस्या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की क्या है कि दैट इज़ एनार्की की नेचर। और ऐसे सिचुएशन में जब एनार्की हो, जब कोई गवर्नमेंट ना हो, तो हर कंट्री अपने आप को फील करती है इनसिक्योर। ऑब्वियस सी बात है, आज सपोज करो कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगी तो हर इंसान डरेगा। द सेम वे इंटरनेशनल लेवल पे हर कंट्री अपने आप को फील कर रही थी इनसिक्योर, खास करके वो कंट्री जो कंट्री छोटा है। देयरफॉर टू इंश्योरिंग सिक्योरिटी एंड सर्वाइवल,
ऑफ अ कंट्रीज बिगेस्ट कंसर्न क्या था कि नेशनल इंटरेस्ट। ये कंट्री की सबसे बड़ी इंटरेस्ट थी क्या? नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सॉवरेनिटी, नेशनल इंडिपेंडेंस, ताकि कोई इंसान, कोई और कंट्री उस पर धावा बोल के अटैक ना कर दे। तो ये सबसे बड़ी नीड थी कंट्री की। दस इन ऑर्डर टू एलिमिनेट इनसिक्योरिटी व्हाट विल डू, यदि इस तरह की इनसिक्योरिटी को हटानी है तो कंट्री क्या कर सकता है? तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहते हैं कि आप क्या कीजिए, पावर को एक्युमुलेट कीजिए, क्योंकि जब आप शक्तिशाली रहेंगे तो कोई आपको परेशान नहीं करेगा। तो इंसान ने पूछा किस तरह का पावर चाहिए हमें? तो वो कहते हैं क्या, सबसे पहले तो तुम्हें डेवलप करना होगा मिलिट्री पावर। मिलिट्री पावर मतलब क्या? सपोज करो कि चाइना ने 100 मिसाइल डेवलप कर लिया, तो इंडिया भी क्या करेगा, 100 मिसाइल डेवलप करेगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, एक इक्विलिब्रियम की पोजीशन आ जाएगी, दोनों स्टेट आपस में पंगा नहीं लेगा, सोचेगा चलो हम 100 मिसाइल छोड़ेंगे तो उधर से भी 100 मिसाइल आएगा। तो मिलिट्री पावर इस्टेब्लिश कर लो, इकोनॉमिक पावर अपने आप में इंक्रीज करो। और पॉलिटिकल साइंटिस्ट सबसे पावरफुल बेस ऑफ ऑल पावर मानते हैं इकोनॉमिक पावर। अरे सबसे पहले बात है, आपके पास पैसा रहेगा तब तो ये हथियार भी आप बनाइएगा। तो इकोनॉमी को बोला कि जब आप स्ट्रॉन्ग करते हैं तो आप पे बहुत सारा कंट्री डिपेंड हो जाता है, देन आफ्टर वो कंट्री आप पे वार वेज नहीं करता है। तो इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर, कुछ आप टेक्नोलॉजी में डेवलप कर लीजिए, नया नया तरह का आप टेक्नोलॉजी डेवलप कीजिए, साइंस एंड टेक में आगे बढ़िए, नया नया जो है हथियार बनाइए, परमाणु बम बनाइए, तो आप टेक्नोलॉजिकल अपने पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। एनर्जी रिसोर्स में आप कर सकते हैं, ताकि पूरी दुनिया आज जैसे कि क्या है, जितने भी गल्फ कंट्री हैं पूरी दुनिया उस पर डिपेंड है, क्यों? बिकॉज ऑफ एनर्जी रिसोर्स, पेट्रोलियम ऑयल। एंड नेक्स्ट इज कल्चरल पावर, जो कि इसे मोस्ट पॉपुलर किया जोसेफ नई ने। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बहुत बड़े माहिर खिलाड़ी थे वो। तो जोसेफ नई ने, प्रोफेसर जोसेफ नई ने कल्चरल पावर, दैट इज सॉफ्ट पावर को उसने इंट्रोड्यूस किया। बट हमारी यहाँ पे मकसद उस चीज़ को नहीं समझनी है, हम बस अभी इतना कहना चाह रहे हैं क्या, इंटरनेशनल रिलेशन एनार्किक इन नेचर है, जिसकी वजह से हर कंट्री अपने आप को फील इनसिक्योर करती थी, कोई भी कंट्री कभी भी किसी पे अटैक कर देती। तो इसका सॉल्यूशन बताया गया कि कंट्री को कि आप क्या कीजिए, पावर अचीव कीजिए। तो जिसके बाद क्या होने लगा कि हर कंट्री जो है अपनी पावर को मैक्सिमाइज करने लगा। एवरी कंट्री उसके पास जो भी हो, इवन टुडे की बात करें यदि, तो इंडिया की जो एजुकेशन पे खर्च होती है अपनी जीडीपी की 2.5%, हेल्थ पे लगभग 2.5 के समथिंग खर्च होती है, लेकिन हम लोग डिफेंस पे कितना खर्च करते हैं, 18 to 19%। दैट मीन्स समझिए जो, तो क्यों? बिकॉज एवरी कंट्री वांट टू मैक्सिमाइज इट्स पावर। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है ये कि ये जो पावर है, ये पावर क्या है, फाइनाइट इन क्वांटिटी है, लिमिटेड है। अब ऐसा थोड़ी है कि यूरेनियम के भंडार इतनी है कि हर कंट्री 50-50 परमाणु बम बना ले, S-400 मिसाइल खरीद ले, अनलिमिटेड तो नहीं कर सकता है, बिकॉज इट हैज़ रिसोर्स कंप्लायंस। काफ़ी इसमें इन्वेस्टमेंट लगती है, काफ़ी खर्च होती है। तो पावर जो है दैट इज़ फाइनाइट इन क्वांटिटी एंड हाई इन डिमांड। तो जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, पावर स्ट्रगल। हर कंट्री क्या कर रही है, फाइट फॉर पावर स्ट्रगल बिटवीन स्टेट्स ऑफ वर्ल्ड। तो यदि हर कंट्री सोचता है कि चलो अमेरिका के पास यदि 100 परमाणु बम हो गया है, तो चाइना अलग सोचता है उससे टैकल करने के लिए, नॉर्थ कोरिया अलग उधर से उफनता है कि हम भी बना देंगे, हम भी इधर अटैक कर देंगे। तो ये पावर स्ट्रगल चलते रहती है, बिकॉज क्या है, हमारे पास जो है ना ये रिसोर्स फाइनाइट। तो इसका सॉल्यूशन बताया गया क्या, और देखो ये जो पावर स्ट्रगल है ये हर कंट्री के लिए फिजिबल एक तरह का नहीं है। कुछ कंट्री ग्लोबल में बहुत रीच है, तो कुछ कंट्री को आज भी 2 वक्त की कुछ ऐसी ग्लोब में कंट्रीज़ हैं पूरी वर्ल्ड में जिसके पास 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है। साउथ अफ्रीका की बहुत सारी ऐसी कंट्री है। तो ये जो पावर स्ट्रगल था, तो इसका
ऐसा नहीं हो सकता है कि चलो हर कंट्री क्या करे, अपनी पावर को मैक्सिमाइज करने के लिए स्टार्ट कर दे। तो फिर पॉलिटिकल साइंटिस्ट एक कंसेप्ट देते हैं BOP, दैट इज नॉट द BOP ऑफ इकोनॉमिक्स, दिस BOP मीन्स बैलेंस ऑफ पावर। अपनी पावर को आप क्या कीजिए, बैलेंस कीजिए। तो कैसे किया जाए पावर को बैलेंस? तो बताया गया इसका 2 तरीका है अपनी पावर को बैलेंस करने का। इंटरनल बैलेंसिंग, इंटरनल बैलेंसिंग वही जो अभी हमने बात किया, अचीविंग पावर। मतलब इंटरनल बैलेंसिंग का मतलब क्या है, इफ चाइना हैज 100 मिसाइल देन इंडिया शुड ऑल्सो डेवलप कितना, 100 मिसाइल डेवलप कर ली। ये क्या है, इंटरनल बैलेंसिंग की बात। बट सपोज क्या होता है, एक कंट्री है, सपोज करो USA, एंड सेकेंड कंट्री को मान लो कौन सा है, तो वो एक मान लो फिजी कंट्री है या मालदीव कंट्री है। फिजी और मालदीव की जब आप मैप में लोकेशन देखेंगे तो वो उतनी ही बड़ी दिखेगी कि कुछ दिखेगी ही नहीं। मतलब मैप में आपको ढूंढना पड़ेगा, बहुत कहीं छोटा सा डॉट की तरह का है। एक तो उसकी साइज छोटी है, इकॉनमी बहुत ही फ्रेजाइल है, ओनली वो मैक्सिमम टूरिज़्म पे डिपेंड्स रहते हैं, कुछ एग्री मैरीन प्रोडक्ट पे डिपेंड रहते हैं। तो वो कहाँ से कंपेयर कर पाए अपनी पावर को? क्या मान लो USA वर्सेस यदि कर दिया जाए, मान लो USA वर्सेस अभी बात किया था फिजी कर दिया जाए, या फिर चाइना वर्सेस मालदीव कर दिया जाए, तो क्या लगता है ये कंट्री कभी पावर स्ट्रगल में, मतलब एक को यदि परसेंटेज पे रखा जाए तो इसको यदि 100% पावर होगी तो ये मुश्किल से अचीव कर पाएगा 1% विथ रिस्पेक्ट टू चाइना, विथ रिस्पेक्ट टू USA। तो ऐसे कंट्री तो फिर क्या करेगी, कहाँ से पावर बैलेंस करेगी? ये तो फिर रोने लगेगा कि भैया मेरे साथ तो गलत हो रहा है। तो इसके बाद तो कंसेप्ट आता है एक्सटर्नल बैलेंसिंग का। एक्सटर्नल बैलेंसिंग कंसेप्ट क्या कहता है, ऐसी कंट्री जो अपने आप को बड़ी सुपर पावर के सामने मुकाबला नहीं कर सकता है, तो उसके पास एक ऑप्शन है क्या, वो अलायंस बना सकता है। जैसे मालदीव क्या करेगा, मान लो इंडिया से अलायंस बना लेगा, बोलेगा ब्रदर देखो हम तुम्हारे पड़ोसी हैं, जब कभी ऐसा कुछ होगा, मेरे पे कोई अटैक करेगा, तुम हमको हेल्प कर देना। इंडिया बोला क्यों नहीं ब्रदर, बिल्कुल करेंगे, हमारा भाई हो तुम, हमारा कई सारे इंडियन ओरिजिन के पर्सन पूरा मालदीव में रहते हैं, आज से चलो हम दोनों अलायंस बनाते हैं कि तुम पे हमला मतलब इंडिया पे हमला, और दिखा देंगे कोई आएगा तो ऐसे कंट्री क्या कर सकता है, अलायंस बना के अपनी जो है पावर को बैलेंस करता है, सो दैट कि वो जो कोई फ्यूचर थ्रेट होगा उस थ्रेट से फाइट कर पाए। यदि एक बार रिकैप करें कि हमने क्या सीखा, हमने कुछ नहीं सीखा है अभी तक, बस हमने ये बात किया कि इंटरनेशनल रिलेशन क्या होती है, स्टडी ऑफ रिलेशन अमॉन्ग्स स्टेट। क्यों पढ़ते हैं, ताकि जो वार और कन्फ्लिक्ट की सिचुएशंस होती है इसे हम लोग रोक पाए। स्टार्ट होती है एक तो वेस्टफेलिया और आफ्टर एकेडमिक रूप में वर्ल्ड वार 1 में। देन आफ्टर इंटरनेशनल रिलेशन की नेचर को यदि देखा तो हमने समझा दैट इज एनार्किक इन नेचर, कोई सुपर बॉस इंटरनेशनल लेवल पे नहीं है। तो इसके लिए कंट्री ने पावर एक्यूमुलेट करना स्टार्ट किया, बट दैट पावर इज फाइनाइट। तो एक कंसेप्ट आती है कि पावर को आप क्या कीजिए, बैलेंस कीजिए। पावर को बैलेंस करने का तरीका है एक इंटरनल बैलेंसिंग। तो इंटरनल बैलेंसिंग यदि आप सक्षम हैं, कैपेबल हैं, तो अपने आपका जो भी थ्रेट्स हैं उसके इक्वल में आप क्या कीजिए, रिसोर्स बना लीजिए। और जो थोड़ी छोटी मोटी कंट्री है या फिर बड़ी कंट्री भी अलायंस बनाते हैं, ताकि एक जो भी ग्रुप में रहेंगी तो अधिक पावरफुल रहेंगी, तो तुम अलायंस बना के बैलेंस ऑफ पावर करते हैं। ये था कुछ IR को समझने का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जो आपको अलायंस और बाकी पावर स्ट्रगल देखने को मिलता है। हर कंट्री अपने आप को कई सारे कंट्री से लिंक करके इंगेज करके रखना चाहता है, ताकि जब परेशानी की समय आए तो वो कंट्री उसे हेल्प करे। थोड़ी सी अब हिस्ट्री को समझते हैं कि कैसे हमने जो बात किया कि एकेडमिक स्वरूप में वर्ल्ड वार 1 के बाद IR को स्टडी करना एकेडमिकली स्टार्ट होता है, तो उसे समझते हैं। तो आपने देखा क्या
इसकी वजह से ये जो बैलेंस ऑफ पावर थी प्लस एक्सटर्नल बैलेंसिंग एंड इंटरनल बैलेंसिंग के वजह से आर्म रेस और एक्सपेंशन ऑफ पावर तो बढ़ा ही, ऑब्वियस सी बात है, हर कंट्री ने फिर भी डेवलप करना स्टार्ट किया। और ये जो आर्म रेस था और एक्सपेंशन ऑफ पावर, इसकी वजह से स्टार्ट हो जाती है वर्ल्ड वार वन। तो वर्ल्ड वार वन कब स्टार्ट होती है? 1914 से 1918। और स्टार्ट होने के पीछे आप सभी ने पढ़ाई किया होगा वर्ल्ड हिस्ट्री में कि ऑस्ट्रिया ने क्या करता है, वो सर्बिया पे अटैक कर देता है और यहाँ से वर्ल्ड वार वन की स्टार्ट हो जाती है। वर्ल्ड वार वन होने के पीछे यदि एक मेजर रीज़न को समझा जाए तो वो बस क्या था, इम्पीरियलिज्म था। मतलब एक्सपेंशन पॉलिसी, हर कंट्री भूखा था, वो चाहता था कि मेरा टेरिटरी और बढ़ जाए और बढ़ जाए, इधर कॉलोनी हो जाए, इधर कॉलोनी हो जाए, इधर। तो इस तरह की जो एक्सपेंशनिस्ट जो पॉलिसीज़ थी उस समय, तो जिसने वर्ल्ड वार वन को स्टार्ट करवाया। वर्ल्ड वार वन जब ख़त्म होता है तो इसके बाद जब इंसान आपस में बैठे, सारे देश के लीडर बैठे, तो उसने ये रियलाइज़ किया कि ये जो वार था ना, ये बहुत भयानक, वेरी डिस्ट्रक्टिव वार था। ऑल लीडर्स ऑफ वर्ल्ड केम एंड सिट, उसने बैठा और उसने आपस में डिस्कशन किया कि क्या हम इस तरह की फ्यूचर अपने आने वाले जनरेशन को देना चाहते हैं। तो सब ने काफ़ी सहमति करके कुछ डिसीजंस लिया। क्या था वो डिसीजन समझते हैं। और उस समय वुड्रो विल्सन जो कि यूएस के प्रेसिडेंट थे, उसने एक बहुत आइकॉनिक स्पीच दिया। दैट स्पीच नेम इज़ 14 पॉइंट स्पीच। वो भी कब आया? 1919 में, जब वर्ल्ड वार वन ख़त्म होता है। तो ख़त्म होने के बाद वुड्रो विल्सन एक स्पीच देते हैं, दैट इज़ नोन एज 14 पॉइंट स्पीच। और इस स्पीच में ये सारा रीज़न बताते हैं कि वर्ल्ड वार वन क्यों हुआ, आगे की हमारी क्या पॉलिसीज़ रहेगी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इसने कहा क्या कि रूट काउज ऑफ वार क्या था। तो जो हमने देखा कि इंटरनेशनल रिलेशन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी, एनार्किक इन नेचर। तो उसी पॉइंट को इसने भी मेंशन किया कि रूट काउज ऑफ वार क्या था, वो एनार्की था। कोई स्टेट पे किसी ऊपर वाले अथॉरिटी का कंट्रोल नहीं है, किसी स्टेट को कोई कंट्रोल नहीं करता है। दैट इज़ हमारे पास कोई अथॉरिटी ही नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे, एनार्किक है। तो वुड्रो विल्सन कहते हैं लेट्स क्रिएट एन अथॉरिटी दैट इज़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। पहली बार ये कंसेप्ट वहाँ से निकल के आता है। डिसाइड करते हैं कि हम क्या करेंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। और जिस ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं उसका नाम पड़ता है लीग ऑफ नेशन। ये यूनाइटेड नेशन का पापा हुए। इसी यूनाइटेड नेशन लीग ऑफ नेशन को रिफॉर्म करके हम लोग फिर यूनाइटेड नेशन बनाते हैं 1945 में। तो अभी देखते हैं क्या क्या हुआ। तो वुड्रो विल्सन ने क्या बताया, क्या कि जो एनार्की की ये जो सिचुएशन है, इसे हम लोग ख़त्म कर सकते हैं बाय द क्रिएशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट नेम इज लीग ऑफ नेशन। लेकिन हुआ क्या कि ये जो है ना लीग ऑफ नेशन, और लीग ऑफ नेशन करता क्या, ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आया, इसकी क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। तो लीग ऑफ नेशन ने क्या बताया, और इस लीग ऑफ नेशन की जो ऑब्जेक्टिव्स थी, मतलब जो वुड्रो विल्सन ने अपने पॉइंट में 14 पॉइंट में बताया और जो दुनिया को उसने अपनाने को कहा। क्या क्या वुड्रो विल्सन चाहते थे? वुड्रो विल्सन का कहना था कि प्रमोट करो फ्री ट्रेड को। यदि काफ़ी पूरी दुनिया में फ्री ट्रेड होगी तो कोई भी कंट्री एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेगी, क्योंकि तब आप क्या हो जाते हो, इंडिपेंडेंस हो जाते हो उस कंट्री पे। तो आज जैसे कि क्या हुआ, चाइना क्या करता है आज, कोई कंट्री ज़्यादा दिस दैट करता है ना, इवन अमेरिका तक को चाइना क्या बोलता है, देखो तुमको यदि अधिक मेरे से प्रॉब्लम हो रहा है, तुम क्या करो, मेरे से सामान लेना बंद कर दो, बस कंट्री स्टॉप हो जाती है। आज चाइना अपनी वो प्रेजेंस बना चुका है ग्लोबल कि उसके बिना दुनिया का कोई कंट्री नहीं चल सकता है। वो सप्लाई चेन में अपनी वो महारत हासिल कर लिया है। दैट मीन्स अनपैरेलल है वो अपनी ही दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो उसने भी क्या कहा कि प्रमोट करो फ्री ट्रेड को। दैट इज नेक्स्ट पॉइंट क्या था लीग ऑफ नेशन की ऑब्जेक्टिव्स में, कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होनी चाहिए, स्वतंत्रता, जो कंट्री जहाँ चाहे वहाँ जा सकती है। तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी,
बहुत ध्यान से समझना है कि इसके पीछे रीज़न क्या था। उसने बोला कि डेमोक्रेसी प्रमोट होनी चाहिए, क्योंकि जब भी डेमोक्रेसी होता है तो वहाँ पे कोई, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, कंट्री के विद इन अथॉरिटी नहीं है। और अथॉरिटी का क्या मन होता है, आज मन है रानी को क्या कि मेरे लिए नया महल बने, तो राजा सारा जो जनता का जो एक्सचेकर का जो पैसा था उसको उसमें लगा देते हैं। उसे मतलब नहीं क्या होने वाला है, बिकॉज चेक्स एंड बैलेंस तो है नहीं, उसे कोई पूछने वाला है नहीं कि मतलब पैसे का क्या हुआ। तो डेमोक्रेसी लेकिन जब रहेगा तो कोई भी जो अथॉरिटी है वो सोच समझ के फैसला करेगी और वो जनता के हित में फैसला करेगी। अपने मन से नहीं होगा कि खुशी के कारण अभी अब रानी का मन है तो उस कंट्री पे वार स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं करेगा, बिकॉज वो उस समय देखेगा पीपल का इंटरेस्ट क्या है, बिकॉज अगले 5 साल के बाद फिर वोट भी तो लेना है। और क्या था लीग ऑफ नेशन के ऑब्जेक्टिव, पीपल्स राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, दैट इज सेल्फ रूल एंड स्टॉप कोलोनाइजेशन। क्या कहा यूएसए ने, कोलोनाइजेशन को स्टॉप करो, जो यूरोपियन कंट्री ने कर रहा था, जिसकी वजह से वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट भी हुआ। क्या चीज़, प्रमोशन ऑफ फ्री ट्रेड, नेविगेशन, डेमोक्रेसी, दैट इज एंड कोलोनाइजेशन को स्टॉप करने का। ये मोटी मोटी बातें थी लीग ऑफ नेशन की। सब कुछ ठीक रहा, लेकिन विद इन 20 ईयर के बाद क्या हुआ, ये लीग ऑफ नेशन कोलैप्स कर जाता है। लीग ऑफ नेशन कोलैप्स क्यों किया, तो इसके पीछे 2-3 जो मेजर रीजन देखा जाता है क्या हुआ। इसमें तो सबसे बड़ा रीजन यदि आपको हो कि लीग ऑफ नेशन कोलैप्स क्यों हुआ, तो उसमें जो है ना सबसे बड़ा रीजन था ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, जो कि जर्मनी पे इम्पोज किया गया। और आई थिंक इसी ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स की देन थी कि हिटलर जैसे महान योद्धा का जन्म हुआ। सॉरी टू से महान योद्धा, बट हिटलर ने जो अपनी कंट्री के लिए किया, बिकॉज ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स इतनी ह्यूमिलिएटिंग थी कि जर्मनी को अपनी रिसोर्स यूज करने के लिए नहीं मिलता, ऊपर से उसको जो वर्ल्ड वार 1 हुआ उसकी सारी फाइन किसे भरनी है, जर्मनी को भरनी है। तो जर्मनी मजबूर हो चुका था और उसी मजबूरी में वहाँ से हिटलर निकलता है और फिर उसके बाद तो रेस्ट इज हिस्ट्री है। सेकेंड रीज़न देखो क्या, मतलब कितनी हिपोक्रेसी की लेवल देखो यहाँ से देखने को मिलेगा। यूएसए को समझिए, यूएसए की चाल इस जगह क्या थी कि जो वुडरो विल्सन ने जो भी अपने 14 पॉइंट सजेशन में जो उन्होंने बात रखी, या फिर जो लीग ऑफ नेशन ने जो भी ये पॉइंट रखा, और जब इस पॉइंट को बाद के कंट्री ने रियलाइज किया ना, ये 20 साल के पीरियड में, मतलब 1919 के बाद में, तो उसे लगा अरे दादा ये क्या किया है इसने, ये तो क्या किया है, ये जितनी भी लीग ऑफ नेशन या जो उसने कहा वुडरो विल्सन, ये सभी तो यूएस की फॉरेन पॉलिसी है। मतलब चुपके चुपके वर्ल्ड की भलाई करने के लिए यूएस ने क्या किया, जो यूएस की फॉरेन पॉलिसी थी, जो यूएस को इंटरेस्ट देता था, उस चीज़ को इसने क्या किया, लीग ऑफ नेशन में रखवा दिया। मतलब क्या, फ्री ट्रेड करे, किसको फ़ायदा हो, अमेरिका को, बिकॉज उसका सारा सामान बिकेगा। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो, हर जगह अमेरिका जाएगा। डेमोक्रेसी होगा, फिर भी अमेरिका को फ़ायदा, बिकॉज अमेरिका तब तक में एक फुल कैपिटलिस्ट कंट्री बन चुका था। और ये जो कैपिटलिस्ट होती है दैट इज़ पूंजीवाद, पूंजीवाद का वन एंड ओनली मोटिव होता है दैट इज़ क्या, बेनिफिट अर्न करना। तो इस बात को जब सब ने रियलाइज किया कि वुडरो विल्सन जो ने सजेस्टेड किया वो मोस्टली यूएस की फॉरेन पॉलिसी थी, और क्या सबको बोला यूएस ने भैया शांत रहो, ये सब लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, लेकिन खुद क्या कर रहा है, यूएसए टेस्टेड न्यूक्लियर वेपन। अभी फिल्म आई हुई है, आपने शायद सुना भी होगा, ओपेनहाइमर के बारे में। मतलब कि कितनी बड़ी ये जो हिपोक्रेसी है। पहले बात तो अपनी फॉरेन पॉलिसी सब पे थप्पा दिया, सबको बोला कि इस तरह का वार नहीं होना चाहिए फ्यूचर में, लीग ऑफ नेशन बनाओ, और खुद क्या कर रहा है, न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर रहा है, जो कि दुनिया को डिस्ट्रक्टिव करने वाला चीज़, तो न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर रहा है। और थर्ड तो आप जब सुनेंगे तो आपको लगेगा कि गजब, मतलब ऐसा भी होता है, बिकॉज क्या हुआ, किसने बताया था पूरा प्लान, यूएसए ने। और इस लीग ऑफ नेशन को किसने, यूएसए खुद नहीं ज्वाइन किया। समझ सकते हैं, मतलब आप जैसे कि मैं ज्ञान दे रहा हूँ बट उस चीज़ को मैं ही फॉलो नहीं कर रहा हूँ, तो ये तो अजब गजब लीला है। तो यूएसए ने उसे ज्वाइन ही नहीं किया, और तो और जो मेजर पावर था उसमें रसिया ने ज्वाइन नहीं किया, जापान नहीं किया, जर्मनी नहीं किया, इवन यूएसए इन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। तो ऑब्वियस सी बात थी कि इसे फेल तो होना ही था,
लीग ऑफ नेशन हो जाता है कोलैप्स, और फिर स्टार्ट होता है द ग्रेटेस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हो जाता है, दैट रन फ्रॉम 1939 टू 1945। वर्ल्ड वार टू 1945 में एंड होता है, और जब वर्ल्ड वार टू एंड हुआ, और एंड भी कैसे हुआ, अमेरिका इसमें फिर इस वर्ल्ड वार टू में कूदा, स्टार्टिंग में नहीं था वो, और कूदा इसलिए क्योंकि क्या करना था उसे, तो जापान पे क्या करना था, यूएसए ने क्या किया, न्यूक्लियर बम अटैक कर दिया, वही ओपेनहाइमर वाला बनाया हुआ न्यूक्लियर अटैक किस पे अटैक किया, यूएसए ने, और तब जाके जो है फॉर्मली रूप से वो युद्ध वर्ल्ड वार टू खत्म हो गया। लेकिन वर्ल्ड वार टू ने कुछ लिगेसी को जन्म दिया, बिकॉज मोस्ट ऑफ जो कंट्री थी यूरोपियन की, जो सुपर पावर जिसे हम लोग समझते थे, वो सब कंट्री चौपट हो गया, खत्म कहानी उसकी। वन एंड ओनली टू सुपर पावर इमर्ज होता है आफ्टर वर्ल्ड वार टू, दैट इज यूएसए एंड यूएसएसआर। ये यूएसएसआर मतलब आज आप समझ लीजिए ये पूरी रसिया, एंड यहाँ पे अमेरिका, दो सुपर पावर इमर्ज होता है आफ्टर वर्ल्ड वार टू। पहली बात तो एक कंसेप्ट समझते हैं, सुपर पावर का मतलब क्या होता है, ऐसी कंट्री वो इतनी पावरफुल कंट्री है कि बाकी के अदर कंट्री उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, सिर्फ ऊपर पर नीचे से गाली दे देंगे लेकिन उसका कुछ कर नहीं पाएंगे, दैट इज नोन एज सुपर पावर। और बचा कितने, दो सुपर पावर, बाकी सब कंट्री कहाँ गए, यूरोपियन कंट्री, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, ये सब खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि इसकी सारी कॉलोनी ध्वस्त हो चुकी थी, सारे सेना मर चुके थे, पैसा खत्म हो गया था, खत्म कहानी। तो दो सुपर पावर, दैट इज यूएसए एंड यूएसएसआर। लेकिन इस युद्ध के बाद, वर्ल्ड वार टू के बाद, दोनों तो सुपर पावर बना, लेकिन दोनों अपने दूसरे का बन गया क्या, वो बन गया जानी दुश्मन, दैट इज स्टॉन्च राइवल बन गया। कौन, यूएसए और यूएसएसआर। क्यों बना जानी दुश्मन, तो दोनों की बिल्कुल क्लियर कट फंडा था। अमेरिका का कहना था, एडम स्मिथ मेरे पापा हैं, मतलब एडम स्मिथ ने जो कहा है, जो पॉलिसी अब हमें दिया है, दैट इज कैपिटलिज्म की पॉलिसी, दैट इज पूंजीवाद की जो पॉलिसी होती है, ये बोला क्या, यूएसए हम इस पे चलेंगे, एडम स्मिथ की कैपिटलिज्म की पॉलिसी। यूएसएसआर बोला ना 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 ना, हमारे पापा बोले हैं, कार्ल मार्क्स थे, उसने बोला है ये कैपिटलिज्म तो सबसे बड़ा दुश्मन है, कैपिटलिज्म की वजह से ही तो आज पूरी दुनिया में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, आज जो भी दुनिया में प्रॉब्लम्स है सबका जड़ कौन है, ये कैपिटलिज्म है। ये क्या करता है, इंसान को हमेशा दो क्लास ये प्रोड्यूस करता है, एक तो हैव क्लास और एक हैव नॉट क्लास। एक तो फैक्ट्री के ओनर होते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ फैक्ट्री के जो वर्कर्स हैं उसे वो शोषित करते हैं, उसका शोषण करते हैं। तो यूएसएसआर अपनी जगह पे क्या था, वो चाहता था कम्युनिज्म का, और यूएसए कैपिटलिज्म का। दोनों के बीच में ये सबसे बड़ा आइडियोलॉजिकल राइवलरी थी। इसीलिए जब ये दोनों कंट्री अलग हुआ तो यूएसएसआर चाहता कि सब कंट्री मेरे तरह बन जाओ, चाहे वो चीन हो। इसलिए तो देखो आप, जितनी भी उसी से कार्ल मार्क्स के जो चेले चपाटे हुए, उसमें से लेनिन हुए, स्टालिन हुए, इंडिया में जितना, चाइना में इवन माओ जेडोंग, दैट ऑल बिलोंग्स टू दैट कम्युनिस्ट पार्टी, और कम्युनिज्म मतलब वो उस पर। इवन हमारे जो भगत सिंह थे, भगत सिंह बहुत बड़े मतलब फ़ैन थे कम्युनिज्म का। इवन इसलिए जब भगत सिंह लास्ट अपने डेथ के समय, जब वो उसको फांसी होने वाली थी, तो वो लेनिन का बुक पढ़ रहे थे, और वो फेमस इंसिडेंट सबको पता है कि वो जब लेनिन का बायोग्राफी पढ़ रहे थे भगत सिंह, तो लास्ट के 2-3 पेज बच जाते हैं, मतलब वो बुक कंप्लीट होने वाला ही रहता है। बट उनको, जैसा कि आपको पता है कि देश में पूरा उसके सपोर्ट में हर तरफ से जुलूस आ रहा था, तो जेलर ने डिसाइड किया कि एक दिन पहले इसे फांसी पे चढ़ा देना है। भगत सिंह उससे कहता है क्या, उससे पूछा क्या पढ़ रहे हो, तो बोला क्या, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। मतलब भगत सिंह अपने आप को क्रांतिकारी कहते थे, और लेनिन भी अपने रसिया के लिए क्रांतिकारी ही थे। तो भगत सिंह उसी की बुक जब पढ़ रहे थे, तो लास्ट के 2-3 पेज कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो
ये उस एक मूवी भी है, उसमें अच्छे से ये सीन को दर्शाया गया है। तो राइवलरी यही थी। तो यूएसएसआर के पक्ष में ये वाली कंट्री इधर मोस्टली आना चाह रही थी, और यूएसए ने अपनी कैपिटलिज्म की चीज़ पूरी दुनिया में वो इधर से फैला रही थी, ये प्लस यूरोपियन कंट्री में। तो स्टॉन्च राइवल होने के बाद दो तरह की चीज़ इन दोनों कंट्री ने किया। एक तो दोनों अपने, एक तो मिलिट्री राइवलरी के कारण उसने क्या किया, मिलिट्री अलायंस बनाना शुरू किया। मिलिट्री अलायंस का मतलब क्या कि जैसे कि आप इसे समझो ऐसे में, यूएसए ने बनाया नाटो को। नाटो एक ऐसी ज्वाइंट मिलिट्री अलायंस है, यदि मान लो कोई एक्स कंट्री है, ये कंट्री वो नाटो का मेंबर बन जाता है, तो यूएसए का कहना है कि नाटो का जो भी मेंबर है उस पे हमला, मतलब यूएसए पे हमला, और यूएसए पे हमला करेगा तब तो समझ लो हम क्या करेंगे, मतलब एक तरह का क्या, इसके रेजीम में आ जाना, यूएसए के रेजीम में आ जाना। तो इसने नाटो कब इस्टेब्लिश किया यूएसए ने, 1949 को। क्रोनोलॉजी को समझते हैं कि वर्ल्ड वार 1 1945 में एंड होता है, वर्ल्ड वार 2 एंड 1949 में नाटो की इस्टेब्लिशमेंट होती है। तो फिर रसिया कैसे पीछे रहता, रसिया ने साइन किया वर्साओ पैक्ट अपने फ्रेंडली रिलेशन के साथ, कंट्री के साथ। इसने भी कहा क्या, हाँ दोस्त हम भी तैयार हैं, तुम मेरे साथ जो भी कंट्री आएगा उसको प्रोटेक्शन हम देंगे, उस पे हमला मतलब रसिया पे हमला। बोला ठीक है। ये कब बना, 1949 में, एंड वर्साओ पैक्ट इज साइंड इन 1955। ये तो थी मिलिट्री राइवलरी। एंड सेकेंड वन इज आइडियोलॉजिकल राइवलरी। आइडियोलॉजिकल हमने चर्चा किया ही। तो यूएसए द प्योर कैपिटलिस्ट कंट्री, कैपिटलिज्म को उसने बढ़ावा दिया, पूंजीवाद, हर इंसान का मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना, मतलब 10 रुपये यदि किसी चीज़ में इन्वेस्ट की हो, 11 रुपीज़ कमाओ, प्रॉफिट ही है। कैपिटल कम्युनिज्म कहता है क्या, देयर इज़ नो ओनरशिप ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट ही उसके ओनरशिप होंगे और हर इंसान को इक्वल मिलेगा। ये बहुत इसका फंडा क्लियर है। कम्युनिज्म का जो प्योरेस्ट फॉर्म था, इसका क्या कहना है ना, इवन सपोज करो यदि मेरे पास एक मोबाइल है तो उस प्रदेश में, उसमें जितनी जनता है ना, वो सभी उस तरह के मोबाइल को अफोर्ड कर सकते हैं, उसके पास होना चाहिए, मतलब प्योर इक्वलिटी सोसाइटी, सबको बराबर बराबर मिले। तो ये दोनों राइवलरी चली, और इसी के वजह से आईआर में एक युग का उदय होता है जिसे कि बोलते हैं कि बायपोलर वर्ल्ड क्रिएटेड। बायपोलर मतलब दो ही पोल है, एक पोल है यूएसए और अनदर पोल इज यूएसएसआर, बाकी कंट्री हवा लगाई। तो इसके बीच के बाद जो है, अच्छा मैं वो एक पॉइंट मेरे मन में भी आ रहा था कि इंडिया के बारे में, जो इंडिया ने नेम पॉलिसी इस्टेब्लिश किया था, नॉन अलाइन मूवमेंट, यहाँ पे चर्चा करें तो आगे हम लोग बात करेंगे ही। अभी यूएस इंडिया रिलेशन बस हम तो एक चीज़ और बता देते हैं क्या। तो इस समय से जो है स्टार्ट जो हुई, मतलब पूरी की पूरी आप यह कह सकते हो कि 1945 के बाद से लेके 1991 तक के पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, कोल्ड वॉर पीरियड कहते हैं। बहुत ध्यान से इस, आप जब भी आईआर पढ़ेंगे ना तो कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर की जिक्र होगी ही। तो 1945 से लेके 1991 तक, कि जब तक इस यूएसएसआर का टुकड़ा टुकड़ा नहीं हो गया, इसके टुकड़े टुकड़े में इसके जो बाकी अलायंस थे टूट गए और ये यूएसएसआर से बन गया रसिया, तब तक जो है ये दोनों में कोल्ड वॉर चलता रहा। कोल्ड वॉर का मतलब क्या होता है, तो देखो एक तो हो गया नॉर्मल वार, जिसमें कि इधर से भी आया, आओ देख लेंगे तुमको, निकाल के इधर से मारा, एक तोप मारा, उधर से वो फायरिंग कर रहा है, तो उसे बोलते हैं नॉर्मल वार। कोल्ड वार मतलब क्या, ठंडा ठंडा वार, मतलब कुछ फाइटिंग नहीं हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, उधर से गरिया रहा है, बोल रहा है कि अरे आओ तुमको हम देख लेंगे, तुमको उठा के पटक देंगे। एक दूसरे को स्टॉन्च कर रहा है, लेकिन लाठी नहीं निकल रहा है, मारपीट नहीं हो रहा है। तो इस तरह की, और बाकी सेकेंड वन इज आइडियोलॉजिकली, तो दोनों में डिफरेंस है ही कि एक तो बात कर रहा है कम्युनिज्म का एंड सेकेंड वन इज कैपिटलिज्म। तो कोल्ड वार का मतलब क्या होता है, नेवर फाउट डायरेक्ट वार एंड प्रॉक्सी वार चलते रहा,
कि हेटिंग ईच अदर, एक दूसरे को नफरत करना। और प्रॉक्सी वार मतलब क्या, मान लो यूएसए का अलायंस पार्टिकुलर कंट्री है, उसके कंट्री को थोड़ा सा रसिया का को इधर से छेड़ दिया, यूएसए ने इसके अलायंस को छेड़ दिया। तो इस तरह की कहानी चलती थी। एक बात और कहता है क्या, आखिर क्यों 1945 के बाद से लेके टिल नाउ कि यूएसए और रसिया का इतना कुछ हो जाता है बट दोनों में युद्ध नहीं होता है। अभी भी यूक्रेन वाला सिचुएशंस आया, क्यों नहीं ऐसा हुआ। अमेरिका बहुत बड़ा बड़ा डायलॉग मारता था कि 2-4 मिसाइल दाग देता उसमें। तो रीज़न ये है ना, ये चीज़, दैट इज़ द न्यूक्लियर डेटरेंस। दोनों कंट्री के पास न्यूक्लियर हथियार बन चुका था एट दिस टाइम। तो जब कोई भी कंट्री के पास न्यूक्लियर बम आ जाता है ना, तो फिर कंट्री दोनों शांत ही हो जाता है। बिकॉज जानता है यदि हम छोड़े तो वो कंट्री साफ, और यदि उसके बाद यदि हम छोड़ देंगे तो उधर से भी आएगा काउंटरिंग मिसाइल और दोनों कंट्री स्वाहा हो जाएगी। इसीलिए आज के समय में जो भी न्यूक्लियर पावर कंट्री है वो जल्दी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करते। हाँ, भले बोली बोली से हो जाएगा, ये उसको धमकी दे दिया, वो उसको धमकी दे दिया, ऐसे चलेगा, लेकिन डायरेक्ट वार में जो दोनों एक दूसरे से शामिल नहीं होंगे। आज आप बस एक पॉइंट में कोई पूछे ना कि क्यों आखिर जो है रसिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया, तो एक लाइन में यदि समझनी है ना रसिया ने यूक्रेन पे क्यों हमला किया, बिकॉज यूक्रेन इज नॉट अ न्यूक्लियर डेटरेंट स्टेट। कोई उसके पास न्यूक्लियर बम नहीं है, इसीलिए रसिया ने अटैक भी कर दिया। वरना क्या यूक्रेन रुकता? नहीं, वो भी जब सब कुछ बर्बाद हो ही रहा है, चलो लेट्स फिनिश इट, यूक्रेन भी 2-4 मिसाइल लगा देता। लेकिन यही बात था कि यूक्रेन के पास था नहीं मिसाइल, न्यूक्लियर वेपन था नहीं, और रसिया ने उस पर बमबारी स्टार्ट कर दिया। बाकी कंट्री इसलिए रसिया पे अटैक नहीं कर रहे हैं ताकि रसिया उस पर तो अटैक कर देगा। तो रीज़न ये है कि यहाँ से बात को, दिस वन कंप्लीट्स आवर फर्स्ट सेक्शन, जिसे कि हम कह सकते हैं कि हमने कवर किया बेसिक पार्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। होप सो कि आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग आई होगी एंड इस चीज़ की जो है नॉलेज को आप रिलेट कर पाएंगे आगे। उसके बाद जो मैंने आपसे सेकेंड बोला था क्या, कि कैसे इंटरनेशनल रिलेशन की जो है टॉपिक को प्रिपेयर करें सो दैट हम एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए यूपीएससी में उसे हम लिख पाएँ। ज़्यादा वो डिप्लेस नहीं मारनी है कि हाँ चलो मतलब मैंने इतना कुछ पढ़ लिया। बहुत एक चीज़ तो देखो, मेजर क्या प्रॉब्लम्स होती है, मैंने बहुत जगह नोटिस किया है क्या, हालांकि उस समय लैक ऑफ नॉलेज होती है, दैट्स वाई। यदि सपोज दैट किसी को इंडिया यूएस रिलेशन पढ़ना है तो वो कहाँ से स्टार्ट करेगा कि यूएस कब इंडिपेंडेंस हुआ, यूएस की हिस्ट्री क्या थी, तब जाके इंडिया उससे अपनी इंगेजमेंट स्टार्ट ऐसे से क्या क्या किया। बहुत डीप में चले जाते हैं और उस तरह की क्वेश्चन कभी नहीं पूछी है और ना ही रेलेवेंस बनता है कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं आपको एग्जैक्ट टू द पॉइंट अभी आपको दिखाता हूँ कि एग्ज़ाम के लिए हमें कैसे प्रिपेयर करनी है, वेदर इट इज़ मेंस और प्रीलिम्स, बिल्कुल ऐसे ही आपको करनी है। आज आप सीख लीजिए। बाकी रेस्ट ऑफ टॉपिक, हालांकि हमने अब करंट अफेयर्स स्टार्ट किया है तो अभी से लेके प्रीलिम्स तक के एग्ज़ाम आने तक सारा कंट्री कवर हो ही जाएगा। मैं श्योर हूँ, वो आ ही जाता है, हर साल हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं कि इंडिया और यूएस की रिलेशन कैसे रही। देखो, जब इंडिया आज़ाद हुआ तो इंडिया की इंडिपेंडेंस कब होती है? 1947। और ये कौन सा पीरियड था 1947 कि 1945 में अभी क्या हुआ है, वर्ल्ड वार 2 एंड हुआ है। इसके बाद 1949 में यूएसए लेके क्या आ गया है, नाटो लेके आ गया है। उधर से यूएसएसआर तैयार था, उसने वार्साओ पैक्ट लेके आ गया है और इंडिया फंस गया असमंजस में। इंडिया 1947 में, मतलब ये आज़ाद हुआ है, बाकी आज़ाद होते हैं इंडिया के सामने 2 पोल खड़ा है। एक भाई साहब बोल रहा है कि अरे क्या देख रहे हो, ये मान लो इंडिया है, ये इधर बुला रहा है और ये इधर बुला रहा है। मगर इंडिया ने सोचा बुलाती है मगर जाने का नहीं। इस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू जी। नेहरू जी डिप्लोमेटिकली बहुत ही एक्सपर्ट टाइप के पर्सन थे। तो नेहरू जी ने स्टेटमेंट दिया, भैया देखो यूएसए और रसिया
अभी ना हम तुम्हारे साथ जाएंगे, ना तुम्हारे ग्रुप में रहेंगे, ना तुम्हारे ग्रुप में रहेंगे। बोला क्यों? कहता देखो देखो, अभी हम तो तुरंत आज़ाद हुए हैं, 200 साल की गुलामी थी मेरे ऊपर, हमने तो अभी तक देखा ही नहीं कि खुद थोड़ा स्वतंत्र रह के कैसा फील होता है। अभी तुरंत हम गुलामी से आज़ाद हुए हैं और फिर तुम कह रहे हो कि एक और ग्रुप में शामिल हो जाओ, फिर से वही प्रेशर, लड़ाई झगड़ा। हम अभी रहना चाहते हैं भैया शांत, चिल रहना चाहते हैं। तो बोला कैसे रहेंगे चिल? तो बोला कि हमने एक चीज़ सोचा, एक तरीका, उस तरीके का नाम है NAM, नेम, नेम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। हम अभी किसी से ना दोस्ती करेंगे ना दुश्मनी करेंगे, हम अभी आराम से रहेंगे। तो इसकी वजह से USA हमसे नाराज़ था। USA को लगा कि अरे इसकी इतनी मजाल कि हमारे ग्रुप में नहीं आ रहा है। तो उस समय से मन में जो एक खटास होती है, तो इंडिया US के रिलेशनशिप कुछ ऐसा ही रहा स्टार्टिंग में 1947 टू ऑनवर्ड्स। इंडिया US रिलेशनशिप ऑसिलेटेड अनइवनली, एक समान नहीं, इधर उधर डोल रहा था, ड्यू टू द पॉलिटिक्स ऑफ कोल्ड वार। कोल्ड वार की पॉलिटिक्स चल रही है, दो पोल बनी हुई है। ड्यूरिंग द कोल्ड वार इंडिया US वेयर कंसिडर्ड एज स्ट्रेंज डेमोक्रेसी। मतलब स्ट्रेंज मतलब पता ही नहीं चल रहा था दोनों आदमी करना क्या चाहता है, इंडिया और US। बिकॉज ड्यूरिंग कोल्ड वार इंडिया वॉज नॉट क्लोज टू USA। इंडिया USA के क्लोज गया नहीं, एंड USA वॉज द बिगेस्ट क्रिटिक ऑफ आवर नेम। USA मतलब सबसे बड़ा, उसको लगता था कि क्या तुम लोग जाहिल वाला काम कर रहे हो, नॉन अलाइन मूवमेंट, ये सब क्या होता है, और दोस्ती करो, साथ में रहो। बोला ना ना, नेहरू जी बोले बिल्कुल नहीं, हम ऐसे ही रहेंगे। ये सब क्या कहानी चला। USA कंसिडर्ड इंडिया एज अ टीम B ऑफ USSR। लेकिन USA को लगने लगा अरे देखो इंडिया कुछ गड़बड़ यहाँ पे कर रहा है। उसे लगा कि इंडिया कैसे काम कर रहा है, तो इंडिया टीम B ऑफ USSR की तरह काम कर रहा है, कि USSR का ही पार्ट की तरह इंडिया वर्क कर रहा है, दैट इज USSR। एंड इसी का बोला टीम B कौन है, इंडिया है। ऊपर ऊपर से करा है नॉन अलाइन मूवमेंट है, लेकिन लगता है कि वो USSR के साथ में। क्यों ऐसा उसे लगा? तो इसके पीछे एक नहीं कारण है। आपको जब हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग चर्चा करेंगे इंडिया एंड रसिया, आपको पता है इंटरनेशनल रिलेशन में इंडिया और रसिया की दोस्ती को क्या कहा जाता है ना, दैट इज़ ऑल वेदर और ऑल सीजन फ्रेंड कहा जाता है। रसिया पे हम कभी भी विश्वास कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि अभी विश्वास कर सकते हैं, इसने अपने हमारी विश्वास का हर समय पे, जब जब इंडिया को ज़रूरत पड़ा, तो जब मुसीबत में भी इन्होंने, रसिया ने हमारा साथ दिया। हमारे इंडिया में कोई मशीनरी लगाना हो, कोई स्टील प्लांट लगाना हो, कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट लगानी हो, न्यूक्लियर पावर डेवलप करना था, क्रायोजेनिक इंजन डेवलप करना था, मतलब हमारे कंट्री के डेवलपमेंट में ऐसा कोई सेक्टर नहीं होगा जहाँ पे कि रसिया ने हमें हेल्प नहीं किया। वो उस समय भी हेल्प कर रहा था 1950 1960 के समय में। तो इसकी वजह से इसकी वजह से अमेरिका को लग रहा था कि इंडिया टीम B ऑफ USSR है। उसी वे में जैसे कि USSR हमारा ऑल सीजन फ्रेंड है, अमेरिका क्या है, अभी रिसेंट में जब तालिबान से USA वापस गया, तो एक इंटरव्यू में अमेरिका के जनरल इंटरव्यू दे रहे थे, तो उससे प्रेस ने पूछा आप तो तालिबान में हार गए, वहाँ से आपको वापस होना पड़ा। तो उन्होंने बड़ा एक आइकॉनिक लाइन बोला, वो लाइन मीडिया में भी आई थी, न्यूज़पेपर में भी, अभी आप उसका क्लिप देख सकते हैं। तो उसमें वो कहते हैं क्या, USA नेवर लूज अ वॉर, USA लूज इट्स इंटरेस्ट। मतलब समझिए क्या बंदा ने बोला, बोला अमेरिका कभी युद्ध नहीं हारता है, अमेरिका अपनी इंटरेस्ट जब अमेरिका की पूरी हो जाए, जब अमेरिका को कोई मतलब उससे ना हो, बस हो गया, उसके बाद उसको छोड़ देता है, तुम जैसे भी रहो। बहुत मतलब चालबाज टाइप का इंसान अमेरिका है, एज अ कंट्री की बात हम बात करें तो ये सब कुछ कहानी चल रही थी। बट उसी के जगह पे इसमें आप एक केस और याद रख सकते हैं, 1971 वाला केस, जब इंडिया और पाकिस्तान का वार छिड़ा हुआ था, इंडिया एंड पाकिस्तान। उस समय पाकिस्तान USA को बड़ा प्यारा लगता था, नन्हा मुन्ना राई हूँ, बड़ा दोस्ती बने लेता पाकिस्तान को, हर तरह का सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था।
और पाकिस्तान उछल के इंडिया से क्या किया, वो वार अटैक कर दिया 2 फ्रंट पे। तो ये जब ये मान लो इंडिया का मैप है, तो इस तरीके से एक तो इस जगह पे भी पाकिस्तान लड़ाई छेड़ दिया, और इधर पहले चूँकि बांग्लादेश साइड में भी वहाँ से भी वो स्टार्ट कर दिया। उसे लगा कि अमेरिका मेरा चचा है, साथ में पापा जी हैं उनके, तो हम इंडिया को मार ही देंगे। लेकिन हमारी उस समय आयरन लेडी प्राइम मिनिस्टर थी, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने ज़बरदस्त धोया। और जब यूएसए उस समय क्या किया, अपना जो है नेवल शिप वो भेज दिया, फ्लीट पूरा भेज दिया, वो इंडिया की तरफ भेज दिया, बोला जाओ इंडिया को मारो। उधर से हमारा दोस्त यूएसएसआर था, बोला ऐसे कैसे तुम्हारा हिम्मत होगा जी, हम हैं ना यहाँ भी जिंदा। और यूएसए भी अपना यहाँ से जो है पूरा एकदम शिपयार्ड भेज दिया। जब यूएसए को अमेरिका को पता लगा कि यूएसएसआर आ रहा है इधर से, बोरा बिस्तर समेट के यूएसए रास्ते से ही घूम गया। और अमेरिका को हम लोग उसके बाद पाकिस्तान को तो इतना मार मारे कि 2 टुकड़ा ही पाकिस्तान का हो गया। और आज हिस्ट्री ये, आज प्रेजेंट ये है कि पाकिस्तान का 2 टुकड़ा, एक जो आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो इसीलिए यूएसएसआर हमारा ऑल सीजन फ्रेंड है, एवरी टाइम जब भी ज़रूरत पड़े वो बंदा खड़ा रहता है। तो अब हम लोग अपने डिस्कशन पे चलते हैं। तो यूएसए को लगता था कि हम टीम बी के तरह काम कर रहे हैं यूएसएसआर का। तो इस पीरियड में, इस एरा में पाकिस्तान हमारे करीब आने के बजाय क्या किया, वो पाकिस्तान को अपने पास सटा लिया और पाकिस्तान के वो करीब चला गया। ड्यूरिंग दिस एरा यूएस मतलब अमेरिका ऑल्सो स्ट्रेंथेंड रिलेशंस किसके साथ, इंडियाज हॉस्टाइल नेबर, इंडिया का जो दुश्मन था पाकिस्तान से जाके उसके क्लोज आ गया। हाउएवर, हालांकि इन पोस्ट कोल्ड वार टाइम्स, मतलब अब हम कहानी कब बात कर रहे हैं, ये करीब कहानी कब का था, 1970s की एक सेकेंड, ये 1970s की स्टोरी है। और पोस्ट कोल्ड वार मतलब 1991 के बाद बोथ कंट्री हैव टेकन ग्रेजुअल पॉजिटिव स्टेप टुवर्ड्स ईच अदर। मतलब इस समय अमेरिका और इंडिया दोनों थोड़ा थोड़ा करीब आना शुरू हुआ। क्यों, अब यहाँ पे भी समझिए, हमने स्टार्टिंग में बात किया था, उस बात को आप हर लेक्चर, कोई भी इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ने से पहले उसके कीवर्ड पे ध्यान रखना है। क्या बात किया था, यूएसए किस साइड में था, कैपिटलिज्म की ओर, पूंजीवाद, जितना से जितना प्राइवेट प्रॉपर्टी आए, एफडीआई, बड़ी प्राइवेट कंपनी आए, उतना ही यूएसए को फ़ायदा। आज के ऐप गूगल हो, एप्पल हो, उसके बाद ट्विटर हो, सब किसकी कंपनी, अमेजन हो, अमेरिकन कंपनी है। तो वो पूंजीवाद स्टार्टिंग से रहा है वो। तो जब हमने 1991 में पोस्ट कोल्ड वार टाइम्स में एक मेजर रिफॉर्म्स इंडिया ने किया 1991 में, दैट इज नोन एज एलपीजी रिफॉर्म। आई थिंक इसकी चर्चा आगे होगी कहीं, तो मैं उसी में करूँ तो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं होगा। वेट अ सेकेंड, सम लिटिल बिट। हाँ, यहाँ पे है 19 ये एलपीजी रिफॉर्म, तो मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। तो पोस्ट कोल्ड वार में मतलब 1991 के समय में हमारा रिलेशन थोड़ा थोड़ा सही होना स्टार्ट हुआ अमेरिका के साथ। इट इज़ नोट वर्दी दैट टुडे इंडिया एंड यूएसए हैव बिकम्स स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस पार्टनर। ये कब की कहानी है, अब ये आज की समय की बात यदि हम करें तो आज इंडिया और यूएस द स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस पार्टनर है। समझ रहे, ये मतलब रिलेशन की चरम सीमा होती है। तो इंडिया और यूएसए की उस लेवल पे अब जो है कि हमारी दोस्ती चल रही है। यूनाइटेड स्टेट इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। इस पॉइंट को हम लोग समझेंगे मैगजीन वाले पार्ट में, वहाँ पे मैं फैक्ट फिगर के साथ बताऊँगा। आज हमारा जैसे ट्रेडिंग पार्टनर का मतलब क्या होता है कि ट्रेडिंग में 2 चीज़ होती है। ये बहुत छोटी सी बात है, बहुत बताने की भी बात नहीं है। ट्रेडिंग में एक पार्ट होती है एक्सपोर्ट और एक पार्ट होती है इंपोर्ट। मतलब ये जो हम किसी और को बेचते हैं और ये जो हम खरीदते हैं। तो इंडिया का जो ट्रेडिंग एक्सपोर्ट है सबसे अधिक किसी कंट्री को बेचता है तो वो अमेरिका ही है। तो हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग एक्सपोर्ट हम अमेरिका के साथ करते हैं एंड इंपोर्ट हमारा चाइना से होता है। तो इस तरीके का, तो इंडिया हमारा तो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है आज हमारा यूएसए। सिग्निफिकेंटली
यूएसए इन हिज नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी डिस्क्राइब्ड इंडिया एज लीडिंग ग्लोबल पावर। तो यूएसए ने इंडिया को कहा कि अरे अब आप तो क्या है, लीडिंग ग्लोबल पावर। ये सब ट्रीटी आपको देखने को मिलेगा करंट अफेयर्स में, हम लोग देखेंगे अभी। अब बात करते हैं क्या कि ये कैसे इवोल्यूशन ऑफ टाइज इन पोस्ट कोल्ड वार में कैसे इंडिया और यूएसए का रिलेशंस इम्प्रूव होता है पोस्ट कोल्ड वार टाइम्स में। तो वही समय था जो बताया हमने 1991 का, पोस्ट कोल्ड वार का मतलब 1991 के बाद की बात है। इंडिया ने लाया एलपीजी रिफॉर्म। इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा एलपीजी रिफॉर्म लाने का क्या कॉम्प्लायंस था हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जिससे हम विदेश से एनर्जी वाला सामान बाकी और सामान खरीदते हैं। वो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए पैसा नहीं था, हमें आईएमएफ से लोन लेना था, तो हमें कुछ अपनी इकोनॉमी में चेंजेस करनी थी। सो इंडिया और उस समय हमारे आई थिंक फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे, तो उसने इंट्रोड्यूस किया एलपीजी रिफॉर्म। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म। इसमें हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया, जिससे क्या किया, ओपन्स द डोर फॉर फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ synergy between India and US economy. In fact, it is often argued that big breakthrough in India-US relations were achieved by private sector. हमने बात किया है, यूएस कंप्लीट है कैसा, कैपिटलिस्ट कंट्री है। तो जब इकोनॉमी हमारी, इसका मतलब देखो 3 वर्ड था, एलपीजी, लिबरल कर दो। मतलब पहले क्या होता कि आपको एक गवर्नमेंट में कोई लाइसेंस बनानी है कोई फैक्ट्री खोलने के लिए, तो आप 2 साल तक दौड़ते रहो, नो लिबरलाइजेशन, कुछ नहीं था। मोस्ट ऑफ सेक्टर 80 to 90% जो डिपार्टमेंट और जो भी ऑफिसेस थी दैट बिलोंग्स टू ओनली गवर्नमेंट सेक्टर। प्राइवेटाइजेशन का कोई होप नहीं था। जैसे आज इंश्योरेंस सेक्टर मान लो, पहले सिर्फ एलआईसी होता, आज कई सारे प्राइवेट कंपनी आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। तो इस तरह की फैसिलिटी पहले नहीं थी। हवाई जहाज़ भी गवर्नमेंट ही उड़ाता, कोई उसमें प्राइवेटाइजेशन नहीं था। तो जब ये प्राइवेटाइजेशन हुआ 1991 के बाद, जो है एलपीजी रिफॉर्म आया, ग्लोबलाइजेशन हुआ, पूरी दुनिया को हमने बोला आ जाइए, जिसको जिसको पैसा इंडिया में इन्वेस्ट करना है आइए, इन्वेस्ट कीजिए, कंपनी खोलिए, पूरा जितना फैक्ट्री खोलना है खोलिए और यहाँ से इंडिया से प्रॉफिट कमाइए, बिकॉज इंडिया इज़ ए डेवलपिंग कंट्री और वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट है, बिकॉज हमारे पास पॉपुलेशन स्टार्टिंग से रहा है। तो इसकी वजह से तो अमेरिका को लगा वाह क्या बात है, अब आया है मज़ा, चलो अब हम इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। तो हो गया कहानी इन्वेस्टमेंट। तो अमेरिका से हमारा रिलेशन थोड़ा सही होना स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पे एक ब्रेक थ्रू आता है 1998 में। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर उस समय के थे, द मोस्ट लवेबल प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया ज़बरदस्त वाला पोखरण टेस्ट मतलब, और इस जगह स्टोरी को बहुत ध्यान से समझिएगा, बिकॉज अभी करंट अफेयर्स में जो न्यूज है, जब डिफेंस वाली हम बात करेंगे तो वहाँ पे आपको बिल्कुल इसे याद रखनी है। और पोखरण पे तो आई थिंक कई सारी मूवी भी बन चुकी है। तो इंडिया ने पोखरण में न्यूक्लियर वेपन टेस्ट स्टार्ट की, मतलब वो सफलतम प्रयास किया न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट। और इस टेस्ट के बाद अमेरिका में खलबली मच गई, मतलब अमेरिका तिलमिला गया, अरे ये कैसे हो गया, तुम मतलब इंडिया कैसे जो है न्यूक्लियर वेपन बना के टेस्ट कर लिया। और इसके बाद अमेरिका गुस्सा होके हम पे लगा दिया सैंक्शन। उसका मतलब क्या, अमेरिका इम्पोज कर दिया सैंक्शन कि बाकी सब जगह से हमारे लिए ट्रेडिंग वगैरह सब स्टॉप कर दिया। ये यूएसए ने हम पे सैंक्शन लगा दिया। फिर होता है 1919 का कारगिल वार बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। यूएस रिफ्यूज टू सपोर्ट पाकिस्तान एंड ब्लेम्ड पाकिस्तान फॉर हॉस्टिलिटीज। यहाँ पे देखो कारगिल वार में भी यूएसए चूंकि सैंक्शन इससे पहले लगाया है हम पे, बिकॉज हमने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया। लेकिन जब कारगिल वार हुआ तो इस समय यूएसए का जो अमेरिका का जो रुख था इंडिया पे देखा थोड़ा नर्म दिखा, और इसमें उसने पाकिस्तान को ही ब्लेम किया
कि तुम देखो बड़ा मतलब ये बदमाशी करते रहते हो, हॉस्टिलिटीज़ करते रहते हो बॉर्डर पे, तो ये सब चीज़ पे क्या करो, तो रोक लगाओ। इनफैक्ट जब पाकिस्तान इनफैक्ट प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने प्लेड अ मेजर रोल इन द प्रेशराइजिंग पाकिस्तान टू विदड्रॉ फोर्सेस फ्रॉम द कारगिल। उसने पाकिस्तान को प्रेशराइज किया कि चलो पीछे हटो, ये सब लड़ाई झगड़ा नहीं करनी। ये सब चीज़ कारगिल वार में हुआ। 2000 में क्या होता है, प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन मेक्स फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंशियल ट्रिप टू इंडिया। और इस समय बिल क्लिंटन साहब आते हैं कहाँ, बिल क्लिंटन साहब आते हैं हमारे इंडिया में। ये कब, 1978 के बाद पहली ये मीटिंग थी यूएस प्रेसिडेंट की। द विजिट इंड्स द एक्स्ट्रा अरेंजमेंट ऑफ द पोस्ट 1998 इंडिया न्यूक्लियर वेपन टेस्ट। देखो यहाँ पे मैंने एक गलत प्रोनाउंसिएशन किया, इसके लिए सॉरी। इसे बोलते हैं इस्ट्रेंजमेंट, मतलब जो मन में खटास थी, जो वो दुविधा चल रही थी, जो यूएसए ने इम्पोज किया था हम पे 1998 हमने जब न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया, तो उस चीज़ को जो है वो जो मनमुटाव उस समय हुआ था वो थोड़ी थोड़ी समाप्त होने लगी थी जब बिल क्लिंटन इंडिया आए। तो अब यहाँ पे एक मेजर ब्रेक थ्रू मिलता है जहाँ से कि यूएसए का अब जो है करबट कंप्लीटली इंडिया की ओर आएगा और पाकिस्तान से वो अब उसकी दोस्ती उतनी नहीं रहेगी। हालांकि वो अमेरिका का चलते रहेगा, वो एक बाजार है वो अमेरिका, जो सिर्फ अपनी प्रॉफिट देखती है हर जगह में, जहाँ उससे प्रॉफिट है उससे वो दोस्ती है, कल आपसे प्रॉफिट नहीं है बस उसकी रिलेशन ख़त्म है, यही है। तो लेकिन देखो क्या होता है इस जगह मेजर इंसिडेंट, 2001 में 9/11 टेरर अटैक हो जाता है यूएस में, और यह यूएस के इतिहास में वन ऑफ द ब्लैक डे ऑफ यूएस रहा जब 9/11 का टेरर अटैक होता है किस पे, अमेरिका पे। इस टेरर अटैक में इंडिया ने अपना फुल सपोर्ट दिखाया यूएस को, और जो है क्या इंडिया ने कहा कि अब समय आ गया है कि फाइट अगेंस्ट टेरर स्टार्ट किया जाए। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी हम बात करते हैं 9/11, तो होप सो मतलब आप जानते हो, मैं भी नहीं जानते हो तो मैं बताता हूँ। इवन हालांकि मैं भी बहुत दिन तक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन में रहा। जब भी हम ये बात करते हैं 9/11, तो मोस्ट ऑफ पीपल सोचते हैं क्या कि ये 9 जो है वो डे था उस दिन, एंड 11 जो है वो मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा था, दैट इज़ नवंबर मंथ, जो कि हम इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग देखें तो ऐसा होता है। लेकिन नहीं, यूएसए में क्या होता है, पहले लिखा जाता है मंथ और इसके बाद लिखा जाता है डे। तो ये तक कब था कि 9 मंथ मतलब 9th जो कि सितंबर वाला मंथ होता है, 11 सितंबर को ये 9/11 घटना हुई है यूएसए में। और इंडिया में जो 26/11 हुआ है, तो ये 26 मतलब क्या, 26 नवंबर को इंडिया में ये घटना हुई है। ओके, तो ये बात ध्यान में रखनी है। तो 9/11 टेरर अटैक होता है, इंडिया ने अपना पूरा सपोर्ट दिखाया कि बोला एकदम बिल्कुल टेरर पे जो है फाइट अगेंस्ट टेरर मूवमेंट लॉन्च किया जाए। और 22 सितंबर 2001 को क्या होता है, प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश एडमिनिस्ट्रेशन lift all the remaining US sanction that were imposed on India after the 1998 nuclear test। और जब इंडिया ने अपना टेरर पे सपोर्ट दिखाया, उसे लगा कि इसमें पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है मतलब 9/11 में, तो उसने क्या किया, इंडिया पे अपना सारा जो है सैंक्शन जो लगाया हुआ था उस सैंक्शन को जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने ख़त्म कर दिया। बिकॉज इंडिया क्यों न्यूक्लियर वेपन बना रहा था, बिकॉज हमारे नेवर ही उस तरह के हॉस्टाइल्स हैं। सब ने समझा कि ये हमारी इंटरनल सिक्योरिटी की नीड थी, तो हम पे सैंक्शंस को हटा दिया गया। एंड उसके बाद सेम ईयर दैट इज़ दिसंबर 2001 में इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक हो जाता है बाय टेररिस्ट। और इस समय यूएसए ने सपोर्ट किया इंडिया को एंड प्रेशराइज्ड किया पाकिस्तान को कि टू टेक इफेक्टिव स्टेप against terrorism। US also stood strongly with India during 26/11 terror attack in मुंबई। जब हमारे ऊपर 26/11 का अटैक हुआ मुंबई पे, उस समय भी यूएस हमारे सपोर्ट में खड़ा रहा। अब यहाँ से
स्टोरी की अगली पड़ाव आती है। यहाँ पे स्टोरी पे थोड़ी अभी हम लोग ब्रेक लगाएंगे और आगे की स्टोरी यहाँ से कंटिन्यू होगी। लेकिन इसके बीच एक छोटी सी, इसे आप ब्रेक समझिए, जहाँ पे कुछ कंसेप्ट को समझते हैं। छोटी सी एक दो कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को समझेंगे तो आगे की फिर इंडिया और यूएस की डील समझ पाएंगे आप काफ़ी क्लियरली। सो यू कैन टेक अ ब्रेक, देन आफ्टर वी कैन स्टार्ट। मैं तो स्टार्ट ही रखूँगा बिकॉज आप एक ब्रेक ले लीजिए यहाँ से, फिर स्टोरी को आप स्टार्ट कीजिएगा। देखो, दुनिया ने एक उसके बाद क्या होती है कि 1968 में एक ट्रीटी साइन करती है, दैट इज़ नोन एज एनपीटी। इसको बहुत ध्यान से समझनी है। एनपीटी रिलेटेड है टोटल 3 ट्रीटी से। एक तो एनपीटी हो जाएगा, देन आफ्टर उसके बाद एनएसजी एंड उसके बाद आईएईए। ये तीनों ट्रीटी लिंक में है और तीनों समझना बहुत ज़रूरी है। इवन टुडे, आज के केस में भी ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, वेदर इट इज़ एनएसजी और आईएईए। तो देखो क्या हुआ। तो 1968 में एक ट्रीटी साइन होता है, दैट नेम इज़ न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। मतलब क्या, आम भाषा में बोले तो दुनिया ये चाह रही थी कि अब जो है 1968 के बाद कि दुनिया में नॉन प्रोलिफरेशन हो, मतलब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का बढ़ावा ना हो, कोई आदमी परमाणु बम ना बनाए इसके बाद। ये इस ट्रीटी का मकसद था। तो देखो इसके पीछे कैसे कैसे क्या क्या किया जाए, यदि चाहता है कैसे रोका जाए। तो सबसे पहले तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ये देखो है न्यूक्लियर बम, जो कि जापान पे गिरा था और उसकी कहानी पता है। और जब ये कुछ गिरती है तो इस तरीके की मशरूम क्लाउड बनती है, पूरी तहलका मचा देती है, इतनी खतरनाक ये न्यूक्लियर बम होती है। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव्स इसका क्या था एनपीटी का, कि नो स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन और वेपन टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में कोई भी न्यूक्लियर वेपन का टेक्नोलॉजी का स्प्रेड ना हो, ना ही न्यूक्लियर बम बने। एंड उसके बाद किस लिए, टू फोस्टर पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। देन आफ्टर देखो, एक चीज़ यहाँ से बहुत ध्यान से समझना है। जो हम जब बात करते हैं ना न्यूक्लियर वर्ड का, तो न्यूक्लियर से एक दो चीज़ें यहाँ से कंसेप्ट समझनी है। एक तो होता है न्यूक्लियर वेपन, और एक चीज़ जो हम लोग करते हैं क्या, न्यूक्लियर एनर्जी का। इस न्यूक्लियर एनर्जी के हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, दैट इज़ गुड फॉर ह्यूमन काइंड बिकॉज इससे कोई पॉल्यूशंस नहीं होती है। तो ये हमारी आज की डिमांड है। तो न्यूक्लियर एनर्जी का के लिए हो, पीसफुल्ली इस्तेमाल हो, बट इस न्यूक्लियर से न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना चाहिए। जो हमारे पास रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं, उससे न्यूक्लियर वेपन दुनिया में ना हो, ताकि इस तरह की मास लेवल की डिस्ट्रक्टिविटी ना हो, रेडियो एक्टिविटी ना स्प्रेड करे, तो ये चीज़ ना हो। ये इसका लक्ष्य था एनपीटी का। साइंड हुआ 1968 में। लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब ज़बरदस्त क्या, थोड़ा सा पागल किस्म का इंसान रहा होगा एनपीटी को बनाने वाला, मेरा मानना है। देखो इसने क्या कहा ना कि 1968 के पहले तक जिस कंट्री ने भी न्यूक्लियर वेपन बना लिया है, ठीक है, कंट्री विच हैड टेस्टेड बिफोर 1967, उसे अलाउ होगा कि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज वो मिलिट्री पर्पस से भी कर सकता है और पीसफुली, मतलब एनर्जी के लिए भी, मतलब वो न्यूक्लियर बम भी बना सकता है, न्यूक्लियर रिएक्टर बना के इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकता है। कौन कर सकता है, जो कि 1968 से पहले न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया हो। ऐसे में कंट्री कौन कौन था इसमें, अमेरिका, रसिया, यूके, फ्रांस और चाइना। और इस कंट्री को ध्यान से देख के लगेगा, अरे दादा ये तो वही कंट्री है, जो कंट्री कौन था, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का परमानेंट मेंबर है। खैर यहाँ तक तो बात सही था, चलो ठीक है, सही तो कुछ नहीं है, मतलब ये जो बना लिया इतना पहले तक, इसके पास राइट है। लेकिन जो कंट्री टेस्ट नहीं किया है 1967 से पहले तक, वो कंट्री
अब क्या कर सकता है, मिलिट्री पर्पस के लिए न्यूक्लियर बम नहीं बना सकता है। ओनली अलाउड टू सिविलियन यूज, दैट इज पीसफुल यूज, दैट इज एनर्जी पर्पस के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे कंट्री में जापान, जर्मनी, यूक्रेन, ये यूक्रेन भाई साहब इसी यहीं पे है जिसमें नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन किया था, एनपीटी को साइन किया था। कौन भैया? यूक्रेन, कि हम ना बनाएंगे न्यूक्लियर बम। इसलिए अभी हाल अपना देख रहा है, तबाह तबाह कर दिया मार के उसको। बात जब आई इंडिया से, तो उस समय आपको पता है कौन थी हमारी प्राइम मिनिस्टर? मैडम इंदिरा गांधी। इसके बारे में कहना ही क्या, प्राइम मिनिस्टर हो तो इंदिरा गांधी जैसा हो, जो कि बांग्लादेश को 2 टुकड़ा कर दी, पाकिस्तान को 2 टुकड़ा। देन आफ्टर जब बात आया कि पूछा इंडिया से, आप साइन कीजिएगा इस पे, एनपीटी पे, मतलब क्या आप एनपीटी इंडिया यदि साइन करता तो किस लिस्ट में आता? नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट में। मतलब नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट मतलब क्या? इंडिया कभी अब डेवलप ना कर पाएगा न्यूक्लियर टेक। मैडम प्राइम मिनिस्टर बोली, क्या दिमाग खराब है आपका, पागल हो गए हैं क्या? बोला कि इसे ये तो डिस्क्रिमिनेटरी है। बोला कि यदि आप चाहते हैं, बहुत अच्छा स्टेटमेंट था, आप चाहते हैं कि इसका जो है प्रोलिफरेशन ना हो, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का प्रसार ना हो, कोई आदमी हथियार ना बनाए, तो सबसे पहले आप जो 5 अपने पास रखे हुए हैं आप अपना डिस्ट्रॉय कर दीजिए, आप अपना ख़त्म कर दीजिए, दुनिया में किसी के पास नहीं रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये लोग बोला कि अरे तो फिर लग गया, मिर्ची लग गया, फिर इंडिया इसमें मेंबरशिप नहीं बनता है। इंडिया डिडंट साइन एनपीटी। इंडिया सेज एनपीटी इज डिस्क्रिमिनेटरी, इट क्रिएट्स न्यूक्लियर हैव एंड हैव नॉट, एक के पास है एक के पास नहीं रहेगा। इफ़ यू वांट टू रिमूव न्यूक्लियर वेपन, दैट इट इज़ नॉट फॉर ऑल कंट्री, सॉरी, देन इट इज़ फॉर ऑल कंट्री। यदि रिमूव करना चाहते हैं तो फॉर ऑल कंट्री, सबके लिए, सबको रिमूव करके हटा दीजिए। ये हमारा इंडिया का बयान था, काम चलता रहा। तो अब देखो थोड़ा सा एनपीटी के बाद, तो इंडिया मेंबर नहीं बना है, तो इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसकी सेटअप कैसे होगी? तो जो कंट्री, तो अभी इसमें क्या हम समझना है, याद अभी हमें रखनी है, ये चाहता है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बम बनाने में ना हो, आगे से कोई न्यूक्लियर बम ना बनाए। ऐसे में 2 लेवल पे बनाया, एक न्यूक्लियर हैव स्टेट जो कि पहले 1967 से कर लिया, वो रख सकता है, बाकी नहीं रख सकता है, वो ओनली पीसफुल करेगा, पीसफुल एनर्जी पर्पस के लिए। तो लेकिन सपोज करो ऐसा, हमने क्या किया, इसमें जर्मनी के पास, अमेरिका ने क्या किया, ढेर सारा जो है ना रेडियो एक्टिव मटेरियल, जैसे यूरेनियम, जिससे कि न्यूक्लियर बम मान लो बनाया जाता है, एक ट्रक यूरेनियम क्या किया, एक ट्रक तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो मान लो इतना सा यूरेनियम को क्या किया, जर्मनी के पास भेज दिया, और जर्मनी चुपके चुपके क्या करे, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए स्टार्ट कर दे। तो इसके लिए कुछ रेगुलेशंस होनी चाहिए, तो कि जो हमने पीसफुल सप्लाई के लिए किया है उसको कैसे मैनेज किया जाएगा। तो इसके लिए फिर क्या है तरीका, इसके लिए देखो, तो एक और बॉडी बनती है जिसका नाम है NSG, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। अब देख लीजिए, मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, अभी बज रहे हैं रात के 2 बज रहे हैं, मतलब 1:58 हो गए रात के। तो रात में इसलिए कर रहे हैं ताकि सराउंडिंग की आवाज़ ना आए। तो कहीं से बच्चे की जो गोली वाली आवाज़ होती है ना, पी 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 पी, तो वो वाली कोई बंदूक अभी रात 2 बजे चला रहा है, हद है मतलब इंसान का, इसलिए आपको आवाज़ आ रही होगी साइड से, सो इग्नोर करते हुए इसे। तो देखो NSG क्यों बनाए, तो NSG हमने बनाया न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, मतलब ये ट्रीटी वाले जो कंट्री हैं जो NPT को साइन कर चुके हैं, उसे जो न्यूक्लियर सप्लायर मतलब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चाहिए, न्यूक्लियर जो है कि आपको उसको क्या कहते हैं, फ्यूल, न्यूक्लियर फ्यूल को ही कहते हैं यूरेनियम, तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्लस न्यूक्लियर फ्यूल चाहिए। तो ये कैसे उसके पास मिलेगा, कौन कंट्री उसको देगा? तो NSG को देखो हमने कब बनाया, 1974 में बनाया, कि वेट अ सेकेंड, यहाँ से देखते हैं कि मान लो सबसे पहले तो कोई कंट्री ने क्या किया, जो भी हमने बात किया, NPT साइन कर लिया, जैसे एग्जांपल में हमने जर्मनी लिया था, तो यू कैन गेट न्यूक्लियर फ्यूल प्लस टेक्नोलॉजी। उसे क्या चाहिए, तो न्यूक्लियर फ्यूल प्लस टेक्नोलॉजी चाहिए। तो उसे ये कौन कंट्री प्रोवाइड करेगा, तो जो NSG वाले जो जिसके पास भी न्यूक्लियर फ्यूल और टेक्नोलॉजी है, ये कंट्री क्या करेगा, उसे प्रोवाइड करेगा।
लेकिन उस कंट्री को न्यूक्लियर फ्यूल प्लस टेक्नोलॉजी नहीं देगा जो कि एनपीटी का मेंबर नहीं है। तो मतलब आपको न्यूक्लियर फ्यूल मतलब यूरेनियम और वो यूरेनियम से कैसे बिजली बनाते हैं वो टेक्नोलॉजी लेने के लिए आपको सबसे पहले किसका मेंबर बनना पड़ेगा? एनपीटी का। एनपीटी का आप मेंबर बन गए हैं, मत उसके बाद आपको सिविल यूजेस के लिए आपको न्यूक्लियर फ्यूल और टेक्नोलॉजी दे दिया जाएगा। इसके मेंबर कौन कौन होंगे? एनएसजी के मेंबर। तो मेंबर अब मान लो जिस कंट्री के पास न्यूक्लियर फ्यूल नहीं है, यूरेनियम नहीं है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी नहीं है, तो उस कंट्री को थोड़ी शामिल करेंगे एनएसजी में। क्या उसको मुंह देखने के लिए थोड़ी रखेंगे? तो जिसको सप्लाई करना है वो इसमें रहेगा, ताकि उसकी सप्लाई वाली चीज़ सही जगह जाए, उसका कोई दुरुपयोग ना करे। अब मान लो यहाँ पे हम बुरुंडी को नहीं रख सकते हैं, युगांडा को नहीं रख सकते हैं कि उसके पास तो है ही नहीं, तो ऐसे कंट्री को रखेंगे जिसके पास न्यूक्लियर फ्यूल प्लस टेक्नोलॉजी है। और किस लिए? टू कंट्रोल दी प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन बाय कर्विंग देयर एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट को सही से भेजना है ताकि उसका गलत इस्तेमाल ना हो। रूल ऑफ एनएसजी हमने बता दिया कि ये दो चीज़ देता है, न्यूक्लियर फ्यूल प्लस टेक्नोलॉजी देगा, लेकिन उसी को जो मेंबर होगा एनपीटी का। अब उसके बाद जो मैंने अभी एक प्रॉब्लम्स बताई थी ना अभी आपको, कि जर्मनी के पास मान लो चला गया न्यूक्लियर फ्यूल प्लस टेक्नोलॉजी, जर्मनी बोला भी हम बनाएंगे इससे बिजली न्यूक्लियर फ्यूल से, लेकिन जर्मनी सपोज दैट कहीं क्या करने लगे, उससे न्यूक्लियर बम बनाने का एक एक्सपेरिमेंट अपना स्टार्ट कर दे। तो ऐसे चीज़ को रेगुलेट करने के लिए हमने एक बॉडी बनाया दैट इज़ नोन एज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी दैट इज IAEA। हमने ये एजेंसी बनाया। ये एजेंसी के पास होता है अपना इंस्पेक्टर। अब मान लो हमने अपना सामान किसके पास भेजा है? जर्मनी के पास। अमेरिका ने न्यूक्लियर फ्यूल भेज दिया जर्मनी को, तो जर्मनी जब जाएगा तो वहाँ पे कुछ IAEA का इंस्पेक्टर भी जाएगा। वो समय टाइम टू टाइम वहाँ जाएगा, चेक करेगा कि सब कुछ सही चल रहा है। मान लो 5 kg यूरेनियम भेजा, तो इस 5 kg यूरेनियम का सही से इस्तेमाल हुआ कि नहीं, या इस समय का इतना एस्टिमेट है, ताकि उसे कंप्लीट उस पर जो है ना चेक्स एंड बैलेंस बना रहे कि उसका वो गलत इस्तेमाल ना करे। तो आइए इसलिए बना टू इंश्योर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ओनली फॉर पीसफुल पर्पस के लिए हो। ये देखो ये है वेरिफिकेशन एंड अदर सेफ गार्ड एक्टिविटी कौन कर रहा है? ये IAEA का जो इंस्पेक्टर है, ये चेक करेगा वहाँ जाके, वो जो जिसको हम लोग पावर हाउस कहते हैं, न्यूक्लियर पावर स्टेशन, वहाँ जाके वो ये लोग चेक करते हैं कि सब कुछ सही है। और ये कभी भी आ सकते हैं, मतलब इसीलिए दो, जैसे ही आप क्या करेंगे, देखो आप NPT साइन किए, उसके बाद आप एलिजिबल हो गए NSG के साथ, उसके बाद आपको IAEA का मेंबरशिप के बनना होगा, और उसके बाद दो चीज़ पे सिग्नेचर करना होगा, दो डॉक्यूमेंट पे। वो दो डॉक्यूमेंट क्या होता है? दो कंडीशंस है जो कि IAEA का, वो कंडीशंस है कि आपको पहले NPT साइन करना है, यस डन। सेकेंड आपको एक डॉक्यूमेंट साइन करना है जिसको कहते हैं सेफ गार्ड एग्रीमेंट विथ IAEA। ये सेफ गार्ड एग्रीमेंट का मतलब क्या है कि ऑल IAEA इंस्पेक्टर जो है वो जब चाहे कभी भी किसी समय आके वो इंस्पेक्ट कर सकता है आपका न्यूक्लियर पावर रिएक्टर को, ताकि उसे कभी भी वो पता चल सके कि सब कुछ सही चल रहा है। यहाँ से हमने अभी स्टोरी में लिया था ब्रेक इसलिए लिया कि हमने समझा NPT को। NPT मतलब कि अब न्यूक्लियर बम नहीं बनाया जाएगा, और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी किसी के पास रहेगा ही नहीं तो बम बनाएगा नहीं, तो उसे उस सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया NSG न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। और न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के सामान का सही इस्तेमाल हो तो उसके लिए बनाया इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंडिया मेंबर नहीं बना था, तो इंडिया NPT का मेंबर नहीं बना, तो इंडिया को न्यूक्लियर मटेरियल भी ना मिलेगा, टेक्नोलॉजी भी ना मिलेगा, बम भी नहीं बना पाएगा। लेकिन हमने बनाया, कैसे बनाया? तो हमने गुप्त रूप से अपना करके व्यवस्था करके बना लिया। लेकिन अब समझते हैं क्या, अब स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। हमारी स्टोरी को हमने छोड़ा था कहाँ पे कि 9/11 हो चुका है US में, इंडिया में टेरर अटैक हो चुका है पार्लियामेंट पे, वो कहानी हो चुका है। उसके बाद की स्टोरी यहाँ पे, स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए। जय भारत माता की जय। स्टार्ट।
तो देखो 2005 में क्या होता है, इंडिया यूएसए टेकन सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन इनिशिएटिव। इंडिया और अमेरिका ने क्या लिया एक इनिशिएटिव, सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन का। नाम से समझ सकते हैं कि न्यूक्लियर कॉपरेशन, एक दूसरे को सहयोग करेंगे न्यूक्लियर फील्ड में, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में। फ्रेमवर्क that lift a three decade US sanction on nuclear energy trade with India। यूएसए ने जो हम पे सैंक्शन लगाया था पोखरण के बाद विथ रिगार्ड टू न्यूक्लियर एनर्जी के रिगार्डिंग, उस सैंक्शन को अब हटा लिया गया। अंडर दिस एग्रीमेंट इंडिया एग्रीज टू सेपरेट इट्स सिविल एंड मिलिट्री न्यूक्लियर फैसिलिटीज। बट यूएसए ने कहा देखो भाई, हम तो चूंकि तुम एनपीटी के मेंबर हो नहीं और तुम जो है क्या, तो तुम क्या करो, हम तुम्हें मिलिट्री पर्पस के लिए तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन सिविल पर्पस के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम तुम्हें क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, फ्यूल दे सकते हैं। तो तुम पहले क्या करो, सेपरेट कर लो, प्लेस ऑल इट्स सिविल रिसोर्सेज अंडर IAEA सेफगार्ड। और अपना सारा जो है ना तुम, जो सिविल जहाँ पे कि तुम इलेक्ट्रिसिटी के लिए इस्तेमाल करोगे, उसको तुम किसके अंडर में रख दो, IAEA सेफगार्ड के अंदर। मतलब वहाँ का इंस्पेक्टर आएगा, चेक करेगा। लेकिन अभी आपको लग रहा होगा सर, IAEA का जो कंडीशन हमने पढ़ा, कंट्री को तो पहले साइन करना चाहिए NPT, बट इंडिया ने तो NPT साइन किया ही नहीं, तो ये कैसे हुआ? तब तो ये सेफगार्ड एग्रीमेंट साइन करेगा जो कि इंस्पेक्टर आके चेक करेगा, बट NPT तो हमने कभी साइन किया नहीं। तो यहाँ पे आता है एक स्पेशल वेवर। समझते हैं क्या है। इन 2008 NSG sets guideline for nuclear export and allow an exemption to its rule that permit India to engage in nuclear trade for the first time। देखिए क्या गजब की बात है। NSG ने कहा कि चलो, NSG का भी क्या मानना था, ये न्यूक्लियर फ्यूल प्लस टेक्नोलॉजी किसे देगा, जो NPT का मेंबर है। इंडिया मेंबर नहीं है NPT का, लेकिन बोला हम इंडिया को देंगे। इंडिया को मतलब दुनिया का एकमात्र कंट्री इंडिया बना जिसे स्पेशल वेवर मिला NPT का मेंबर नहीं होने के बावजूद। NSG ने गेव एन एक्सेप्शनल वेवर ऑल ओवर द वर्ल्ड टू द इंडिया इन द इंटायर प्लेनेट, और इंडिया को मिल गया। अब इंडिया के पास न्यूक्लियर फ्यूल आ सकता है। ये क्यों हुआ? बिकॉज विद द हेल्प ऑफ USA हमें अमेरिका ने हेल्प किया। यहाँ पे ऐड करने के लिए मैं एक बात बता देता हूँ, चूँकि यहाँ से लिंक होगा तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे। इंडिया ने रसिया से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा। S-400 हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, जो आसमान में ही यदि कोई मान लो ड्रोन आ रहा है हम पे, कोई मिसाइल हम पे अटैक कर दिया, तो उसको काउंटर करने के लिए, उसको आसमान में ही ख़त्म करने के लिए एक S-400 मिसाइल सिस्टम है जो कि रसिया का है। और रसिया और USA तो जानी दुश्मन। तो USA ने मतलब अमेरिका ने एक लॉ पास किया हुआ है, उस लॉ का नाम है काटसा एक्ट, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट। मतलब अमेरिका का जो एडवर्सरीज थ्रेट है, ठीक है, अमेरिका का जो एडवर्सरीज, मतलब सिंपल सी बात है, अमेरिका के यदि दुश्मन से आप कुछ ट्रेड करते हैं, उससे संबंध बनाते हैं, तो अमेरिका क्या करेगा, आप पे सैंक्शन लगा देगा। ये अमेरिका की संसद में पास हुई है कि कोई भी अमेरिका के दुश्मन से इंगेज नहीं हो सकता है, और अमेरिका का दुश्मन है कौन, तो रसिया। थोड़ी डिटेल में मैं बताता हूँ। ये हो गया, ऐसे समझते हैं, दिस वन इज USA, दिस वन इज रसिया एंड दिस वन इज इंडिया। इंडिया ने रसिया से बाय किया S-400। तो लेकिन USA का एक वो है, क्या कहता है, क्या लॉ है कि आप USA के दुश्मन से कुछ सामान नहीं खरीद सकते, यदि खरीदते हैं तो सैंक्शन लगाएगा। इंडिया ने रसिया से सामान खरीदा, USA तो काटसा का एक्ट का यूज करता,
लेकिन क्या हुआ, इस केस में भी यूएसए ने बोला अरे इंडिया तो बहुत प्यारा कंट्री है, बहुत बहुत ऑनेस्ट कंट्री है, इसे चलो यहाँ पे भी हम क्या कर देते हैं, एक्सेप्शनल वेवर कर देते हैं। मतलब भले ही रसिया से इंडिया ने कुछ बाय किया है बट हम उस पर सैंक्शन नहीं लगाएंगे। लेकिन और बाकी कंट्री पे लगा चुका है, यूएसए इम्पोज कर चुका है सैंक्शन किस पे, रसिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, इन सब कंट्री पे सैंक्शन लगा चुका है एज पर द एक्ट ऑफ काटसा। मतलब अमेरिका की यदि इंटरेस्ट को आप वायलेट कर रहे हैं तो आप पे वो काटसा एक्ट लगा देगा। दिस एक्ट ऑल्सो इम्पोज सैंक्शन ऑन कंट्रीज हु डील विथ दीज नेशन। इस कंट्री से भी कोई डील करेगा, चाहे रसिया हो, ईरान हो, नॉर्थ कोरिया हो, तो उस कंट्री पे सैंक्शन लग जाएगा। इंडिया ने किया डील रसिया से, लेकिन इंडिया को बोला यू आर गुड पीपल, यू कैन एंजॉय योर राइट। उसी तरीके से हमें एनएसजी ने एक्सेप्शनल वेवर दिया, बिना एनपीटी के मेंबर रहते हुए भी अब हमारे पास ट्रक का ट्रक यूरेनियम आ सकता है इंडिया में, हम खूब सारा न्यूक्लियर एनर्जी बना सकते हैं। अब रिसेंट की यदि बात करें 2010 में, उसके बाद 2008 की कहानी हो गई। 2010 में प्रेसिडेंट ओबामा विजिट करते हैं इंडिया यूएस फॉर्मली कन्वीन द फर्स्ट यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक डायलॉग यहाँ पे कन्वीन होता है, और मिस्टर ओबामा हमारे पार्लियामेंट को भी एड्रेस करते हैं और इस समय सपोर्ट करते हैं हमारे पार्लियामेंट में, बोलते हैं क्या इंडिया की मेंबरशिप कहाँ होनी चाहिए, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, बिकॉज वहाँ पे इंडिया की प्रेजेंस नहीं है। और यूनाइटेड नेशन में जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो यूएनएससी में लिया जाएगा, और यूएनएससी में जो मेंबर वो 5 हैं, वो जो परमानेंट सीट वाले उनके पास पावर होता है वीटो। उसमें से एक कंट्री है चाइना, जो कि हमेशा अड़ंगा लगा देता है इंडिया के इंटरेस्ट में। तो इसलिए यूएसए भी सपोर्ट कर रहा था कि हमारी मेंबरशिप यूएनएससी में बनी रहे। Then after, in 2015, both country, that is India and US, हमने साइन किया इंडिया यूएस डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, जिसमें हमने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया कि हमारी जो आगे की जो डिफेंस पार्टनरशिप एग्रीमेंट होगी वो किस तरह की होगी, जो अभी आपको आगे चल के देखने को मिलेगा जस्ट इन नेक्स्ट पेज। एंड देन आफ्टर इन 2016 प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिटेड वाइट हाउस, दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर मोदी यूएस गए और वहाँ वाइट हाउस में प्रेसिडेंट से मिले, और यूएस ने डिक्लेयर किया कि इंडिया इज़ द मेजर डिफेंस पार्टनर ऑफ यूएसए। और सिर्फ बोला नहीं, वो करके दिखाने के लिए 3 हिस्टोरिक एग्रीमेंट साइन हुआ, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट, जो कि इवन स्टिल प्रेजेंट टुडे, आज के दिन में भी इसकी रेलेवेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और उसका नाम है लेमुआ, कोमकासा एंड बेका। अब मैं आपका अधिक समय नहीं लूँगा, बस बहुत शॉर्ट में इसे समराइज करके आपको एक एक लाइन में समझाते हैं। देखो, सबसे पहला जो एग्रीमेंट हमने साइन किया लेमुआ इन 2016 में, लेमुआ का फुल फॉर्म क्या होता है, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नाम से ही क्लियर है, लॉजिस्टिक एक्सचेंज का। तो जैसे देखो, हमारी मेजर थ्रेट किस कंट्री से, हमारी मेजर थ्रेट जो है चाइना से, ठीक है, दिस वन इज द, मान लो चाइना से हमारे मेजर थ्रेट्स है, तो हम क्या करें कि हमारा जो सबमरीन है, कि कुछ सबमरीन मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे सबमरीन है, कुछ सबमरीन मान लो चाइना को टैकल करने के लिए साउथ चाइना सी में हमने सबमरीन, और सपोज दैट 1 एयरक्राफ्ट कैरियर को हमने यहाँ पे डिप्लॉय कर लिया। दिस इज एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसमें कि बहुत सारे हमारा जो है क्या फाइटिंग एयरक्राफ्ट इसमें रहते हैं, जो कि उड़ उड़ के पूरा एकदम तहस नहस कर देते हैं। तो इस तरह का, तो ये बहुत काफ़ी हैवी इक्विपमेंट्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर हो, तो इन सबको क्या चाहिए, तो किसी भी समय में लॉजिस्टिक्स की नीड हो सकती है। लॉजिस्टिक्स की नीड इन द सेंस लाइक कि मान लो फ्यूल रिफिल करनी है, अभी अब पेट्रोल भरानी है, तो अब तो यदि पहले क्या हमें समस्या होता कि हमें फिर वो उसे लेके जो है एयरक्राफ्ट कैरियर है उसे लेके अपने इंडिया में आना पड़ता, देन आफ्टर हम लोग फ्यूलिंग करते, या मान लो एट अ टाइम वेपन चाहिए, गोली का बंदूक ख़त्म हो गया, अब मान लो हमारा क्या हुआ है, एक जो है क्या यहाँ पे पहुँचा हुआ है, यहाँ से फाइट कर रहा है और उसमें जो वेपन ख़त्म हो गया। तो ऐसे सिचुएशंस में, एंड ऑल्सो समथिंग्स लाइक मान लो किसी भी कोई किसी
एयरक्राफ्ट कैरियर में मेंटेनेंस की ज़रूरत है, इमरजेंसी लैंडिंग करवानी है किसी जो है कि आपको फाइटिंग एयरक्राफ्ट को टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए, मतलब ऑल टाइप ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है। अब हम इस एग्रीमेंट के बाद क्या कर सकते हैं, जितने भी यूएस की जो एयर बेस है, जो नेवल बेस है, वहाँ से भी हम ये सारी सपोर्ट ले सकते हैं। आपको लग रहा होगा यूएस कहाँ है, मतलब मैप में देख के तो ऐसा ही लगता है कि चलो ठीक है, यूएस का एयरबेस का हम लोग सपोर्ट ले सकते हैं, यहाँ पे यूएस है और इंडिया है ना, तो आपको लगता होगा तो इधर कैसे बेनिफिट होगा। बट ये चीज़ आप समझिए कि यूएस एकमात्र ऐसा कंट्री है जो आप कहीं चले जाइए पूरी मैप में, मतलब अनलिमिटेड कहीं भी नज़र पड़ेगा ना तो वहाँ पे यूएस का मिलिट्री बेस हर जगह है। आइदर उसने अपना खुद आइलैंड एक कोई कैप्चर किया हुआ है कोई जगह, या फिर जो किसी और का था तो उससे वो लीज पे ले लिया है। तो इस तरीके से यूएस की जो है ना नेवल बेस लगभग हर जगह, ये देखो एक मैप में मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ से देखो यहाँ पे यूएस का बेस यहाँ पे है, यहाँ है यूएस बेस, यहाँ यूएस बेस है, यहाँ यूएस बेस है, मतलब उसके बाद इवन इधर कई सारे सेंट्रल एशियन कंट्री में हमारा है। तो उसके किसी भी नेवल बेस में जाके, एयर बेस में जाके इंडिया लॉजिस्टिक सपोर्ट ले सकता है। तो कितनी बड़ी ब्रेक थ्रू है, हम चाइना पे ओपन निगाहें रख सकते हैं। सेकेंड एग्रीमेंट उसके 2 साल बाद होता है, 2018 में साइन हुआ, दैट इज़ नोन एज कोमकाशा। कोमकाशा मीन्स कम्युनिकेशन कॉम्पैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के तहत क्या हमने डील किया कि इट गिव्स इंडिया एक्सेस टू एडवांस्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी which is used in US defense equipment that allow real time information sharing between two countries military। क्या मतलब हुआ इसका कि देखो क्या होता है। पहले बात तो मान लो जब दो फाइटर एयरक्राफ्ट हो, मान लो नीचे में आर्मी जनरल है, इससे बात कर रहा है कि चलो हाँ कहीं अटैक करना है, मान लो पाकिस्तान के ऊपर जा रहा है, वहाँ से अटैक करना है, उसे कमांड देनी है। बट क्या पता जो कमांड इसे यहाँ से मिल रहा है, तो हम लोग इससे पहले जब ये डील साइन नहीं हुआ था तो हम लोग के पास उतनी हाई सिक्योरिटी लेवल की नहीं थी, तो क्या करता हमारे आवाज़ को ट्रैक कर लेता बीच में दुश्मन, चाइना वो कर सकता था हमारे आवाज़ को, बिकॉज हमारे पास एडवांस लेवल की ट्रैकिंग सिस्टम नहीं थी, हम इनक्रिप्ट नहीं कर पाते अपनी आवाज़ को, मतलब नॉर्मली हम जो बोलते तो बीच में यदि कोई ट्रैक कर रहा है तो हमारी बात को सुन रहा है। लेकिन यूएस के साथ ऐसा नहीं है, यूएस के पास काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी इसके लिए। जो एडवांस टेक्नोलॉजी क्या करता है कि वो आप इनक्रिप्ट कर देता है। इनक्रिप्ट करने का मतलब क्या है, तो मान लो यहाँ से कुछ भी बोला गया, जैसे मान लो यहाँ से बोला गया कि अटैक ऑन चाइना, ये वर्ड बोले आर्मी के, मान लो जनरल ने बोला, बट ये वर्ड क्या हो जाएगा कि ये यहाँ से वो चेंज हो जाएगा, मान लो $3045 सिग्मा, इस तरीके से लिखा हुआ एक कोड वर्ड जाएगा। ये कोड वर्ड पहुँचेगा एयरक्राफ्ट कैरियर के जो पायलट होंगे, वो इसे फिर वहाँ पे एक मशीन इसी का पेयर में होगा, वो मशीन इस वर्ड को डिकोड करेगा और पायलट सुन पाएगा कि चलो वो बोला है अटैक ऑन चाइना। इस तरीके का कुछ जो है हमें रियल टाइम एक तो इन्फॉर्मेशन मिलेगा, और हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो यूएस की नेवी यूज करती है, यूएस की आर्मी यूज करती है, वो इंडिया को भी उसकी एक्सेस हो जाएगी। एंड देन आफ्टर रियल टाइम इन्फॉर्मेशन भी हमें मिलेगी। अब मान लो रियल टाइम, उसमें कोई भी लेटेंसी नहीं होगी, जो यूएस भी बात करेगा हमें उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एंड द थर्ड वन एग्रीमेंट इज, हाँ कोमकाशा हो गया, एंड द थर्ड वन एग्रीमेंट इज नोन एज बेका। बेका मतलब क्या था, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के तहत हमें क्या बेनिफिट होगा, इट फैसिलिटेट्स एक्सचेंज ऑफ जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन एंड सैटेलाइट डाटा विथ ईच अदर। मतलब ये सोचो कितनी ग्रेट, मतलब बेका का इम्पोर्टेंस है कि अब क्या हमें क्या बेनिफिट होगा। बेका हमने साइन किया 2020 में, रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले। तो देखो हमारे पास क्या है, वी आर डेवलपिंग नेशन, हमारे पास रिसोर्स कंप्लायंस है, एंड देन आफ्टर टेक्नोलॉजिकली हम लोग नासा से काफ़ी पीछे भी, बाय द फैक्ट ऑन क्वांटिटी बेसिस पे करे या क्वालिटी बेसिस पे करे।
तो नासा की अब जितनी भी सैटेलाइट है, और पूरी दुनिया की ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे कि नासा की जो है क्या, ये अमेरिका की जो सैटेलाइट है नज़र नहीं रखती। इवन वो चाइना हो, अमेरिका हो, कोई भी जगह हो। तो अब इस एग्रीमेंट के बेसिस पे, बेका के बेसिस पे क्या होगा, हमें जितनी भी यूएस की सैटेलाइट की इंफॉर्मेशन होगी, जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन होगी, सैटेलाइट डाटा होगी, वो सारा डाटा इंडिया को भी मिलेगा। इंडिया उस डाटा को यूज़ कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है, अपने अनुसार से उसकी बेनिफिट ले सकता है। यूएस कुड शेयर सेंसिटिव डाटा टू एड टारगेटिंग एंड नेविगेशन विथ इंडिया। जितनी सेंसिटिव डाटा भी होगी, यूएस वो क्या करेगा, इंडिया के साथ शेयर करेगा। इट विल अलाउ इंडिया टू यूज़ द यूएस एडवांस्ड जियो स्पेशियल इंटेलिजेंस एंड इन्हांस द एक्यूरेसी ऑफ ऑटोमेटेड सिस्टम वेपन लाइक मिसाइल एंड आर्म ड्रोन। हमें सब कुछ का स्पेसिफिक एक डाटा मिलेगा। और एग्जाम्पल के तौर पे यदि समझना है, तो जैसे कि एक जीपीएस है, मान लो जीपीएस इज़ अ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम दैट इज़ ऑपरेटेड फ्रॉम नासा, अमेरिका की है। इंडिया ने भी अपनी बनाई है IRNSS, जो कि इंडिया की ये नेविगेशन सिस्टम है। बट हम क्वांटिटी बेसिस पे भी हमारे पास मुश्किल से 5 to 6 सैटेलाइट है, जो ओनली हम क्या कर सकते हैं, हम जो ट्रैक करते हैं ओनली इस रीजन तक ही जो है हम पूरी सैटेलाइट से इमेजिंग कर सकते हैं। बट यूएस की जो सैटेलाइट है पूरी दुनिया को वो क्या करती है, मैपिंग करती है, तो हमें उससे काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो यदि हम तीनों एग्रीमेंट को बस एक एक लाइन में समझे, क्या हमने एक बार समराइज करें तो लेमुआ से मतलब क्या, यूएस की नेवल बेस पूरी दुनिया में है। इंडिया कहीं भी जाके वहाँ से लॉजिस्टिक्स का हेल्प ले सकता है, रिफ्यूलिंग करवा सकता है। बम बारूद दो गोला कहीं समाप्त हो तो वो अमेरिका से ले सकता है। सेकेंड वन इज कोमकासा साइन किया, तो हमें एक एडवांस लेवल की कम्युनिकेशन सिस्टम मिली जो यूएस की डिफेंस सिस्टम खुद यूज़ करती है। एक हाई लेवल की हमारे पास अब इनक्रिप्टेड सर्विस आ चुकी है, जिससे कोई भी दुश्मन ट्रैक नहीं कर पाएगा हमारी बातों को, और हम सब कुछ अच्छे से ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे। एंड थर्ड वन इज़ बेका एग्रीमेंट। बेका इसलिए था कि जितनी भी बेसिक नेसेसिटी, जितनी भी सेंसिटिव डाटा होगी पूरी दुनिया से रिलेटेड, वो इंडिया के साथ यूएस शेयर करेगा। ये 3 इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स। फाइनली इस जगह पे आके हमारी इंटायर बेसिक डिस्कशन एंड होती है। और होप सो, मैंने सोचा था कि बहुत कम समय लगेगा, बट ये टाइम थोड़ी अधिक लग चुकी है। सो मैं अब आगे इसे कंटिन्यू अभी नहीं कर पाऊँगा। तो फिलहाल मैं एक ये फर्स्ट पार्ट जिसमें कि इंटायर आपका बेसिक हो गया एंड इंडिया यूएस रिलेशन हमने कंप्लीट किया, तो इसे मैं अभी अपलोड कर देता हूँ। एंड आफ्टर सम टाइम आई विल अगेन स्टार्ट रिकॉर्डिंग द फर्दर सेशन, देन यू विल गेट। नाउ डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी अब आसान आपके लिए लगेगा, बिकॉज इसमें आपको टोटल फ्रेमवर्क आ गई है। मोस्टली जो आपने पढ़ा है अब उसी में कुछ वैल्यू एडिशन ही लगेगा, बिकॉज यू नो एवरीथिंग अबाउट द इंटरनेशनल रिलेशन एंड ऑल्सो इंडिया यूएस रिलेशन। और इंडिया यूएस रिलेशन से 3 आर्टिकल तो है। सो वी विल डिस्कस इट ऑन द फर्दर डिस्कशन। थैंक यू सो मच।